ओके, सो आज फर्स्ट लेक्चर है आप लोगों का, ठीक है ना। इनकम टैक्स का फर्स्ट लेक्चर है और आज हम इनकम टैक्स की शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा अबाउट सीए इंटरमीडिएट, ठीक है। अभी जो ओल्ड सिलेबस चल रहा है पहले उसको बता देता हूँ मैं आप लोगों को। बट चांसेस हैं कि नवंबर ऑनवर्ड्स, जो नवंबर 23 आ रहा है, नवंबर 23 ऑनवर्ड्स आपका न्यू सिलेबस इंप्लीमेंट हो जाएगा। यानी जो बच्चे अभी देखो, अभी फिलहाल आपको पता होगा सीए इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। जनवरी के मंथ नहीं हो रहे, अब 1 और 2 फरवरी से रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे। तो जो बच्चा फरवरी में रजिस्ट्रेशन करवाएगा, अभी तो करवा ही नहीं सकता, उसको न्यू सिलेबस ऑप्ट करना पड़ेगा और उनका न्यू सिलेबस के हिसाब से पेपर आएगा। और जो अब तक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं उनका ओल्ड सिलेबस में हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली उनका ओल्ड सिलेबस के हिसाब से ही नवंबर 23 पेपर्स आएंगे। बट अभी इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, एकदम एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है कि इंस्टीट्यूट ओल्ड सिलेबस वालों को भी ऑटोमेटिकली न्यू सिलेबस में स्विच कर दे और उनके भी न्यू सिलेबस के हिसाब से एग्जाम्स आए, या फिर हो सकता है कि ओल्ड सिलेबस वालों को एक ऑप्शन दे कि अगर आप न्यू सिलेबस में कन्वर्ट होना चाहते हो तो आप न्यू सिलेबस में कन्वर्ट हो करके न्यू सिलेबस के हिसाब से एग्जाम्स दो। अभी इस बारे में कोई भी क्लैरिटी नहीं है, बट कोई भी क्लैरिटी नहीं है। ये सारी क्लैरिटीज आएंगी जब एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन इंस्टीट्यूट की तरफ से रिलीज होगी, जिसकी एक्सपेक्टेड डेट अराउंड 10th जनवरी और 15th जनवरी के आसपास है, ठीक है ना। बट अभी मैं आपको फॉर क्लैरिटी कि है क्या सी इंटरमीडिएट लेवल में, दोनों न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस के हिसाब से आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपको एक आइडिया मिले कि हमें क्या पढ़ना है पूरे इंटरमीडिएट लेवल पर। फाउंडेशन लेवल आप लोगों को क्लैरिटी है, आप लोगों ने दिया है, तो आपको पता है कि क्या था क्या नहीं था। फाउंडेशन लेवल पे 4 पेपर्स थे, ईच पेपर में आपको मिनिमम 40% स्कोर करना था और एग्रीगेट 50% बनाना था। इंटरमीडिएट लेवल पर अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस टोटल 8 पेपर्स हैं। जैसे फाउंडेशन पे 4 थे, इंटर पे 8 है अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस। 8 पेपर्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एक है ग्रुप 1 और एक है ग्रुप 2। ग्रुप 1 के अंदर 4 पेपर्स हैं। पहला पेपर है अकाउंट्स, दूसरा पेपर है लॉ, तीसरा पेपर है कॉस्ट एंड चौथा पेपर है टैक्स। ग्रुप 2 के अंदर भी 4 पेपर्स हैं। पहला पेपर है एडवांस अकाउंट्स, ठीक है ना। दूसरा पेपर है ऑडिट, तीसरा पेपर है ITSM, ठीक है ना। चौथा पेपर है FMNE को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ITSM, ठीक है। ITSM पेपर जो है इसमें बेसिकली आपको कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज दी जाती है। हाँ हाँ, अच्छा हाँ। और FM में आपको समझ लो बिजनेस स्टडीज़ है, जो आपने 11th-12th में बिजनेस स्टडीज़ पढ़ी है वो वाला पार्ट FM में है। बट अगेन हाँ, थोड़ा डिफरेंट है, एग्जैक्टली वो नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। अब ये हर एक पेपर 100 नंबर का था, हर एक पेपर में 40% मिनिमम चाहिए थे और एग्रीगेट 50% चाहिए था। बट जो 2 ग्रुप्स हैं आप अलग अलग करके दे सकते थे। जैसे फाउंडेशन में तो 4 पेपर है, चारों इकट्ठे देने हैं। बट इंटरमीडिएट लेवल पे क्योंकि 2 ग्रुप्स बना रखे हैं, तो आप एक बार में एक ग्रुप भी दे सकते हैं और तो बोथ ग्रुप भी दे सकते हैं। अच्छा, पहले आप जो ग्रुप देना चाहे वो दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पहले ग्रुप 2 देना है तो आप ग्रुप 2 दे सकते हैं, पहले ग्रुप 1 देना चाहते हैं ग्रुप 1 दे सकते हैं। अकॉर्डिंगली पहले ग्रुप 2 क्लियर करना है वो कर सकते हो, पहले ग्रुप 1 क्लियर, बाद में ग्रुप 1 क्लियर करना है वो भी कर सकते हैं। बोथ ग्रुप साइमल्टेनियसली देना है वो भी दे सकते हैं, आपके पास पूरा ऑप्शन है। अगर आप एक एक करके ग्रुप्स देते हो तो उसकी एडवांटेज क्या है? लोड कम है, लोड कम है आपके ऊपर। अगर आपको पता है कि मेरे अभी 5 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद एग्जाम्स है और 8 पेपर्स मुझे प्रिपेयर करने हैं, तो एक लोड ज़्यादा हो जाता है। बट आपको पता है 4 पेपर्स प्रिपेयर करने हैं तो लोड कम हो जाता है, एग्जैक्टली डबल का फर्क पड़ जाता है। फिर एग्जाम टाइम से जो 1 महीने पहले का टाइम होता है तब लोड की इंटेंसिटी और ज़्यादा हो जाती है। आपको पता है कि मुझे इस 1 महीने में 8 पेपर्स रिवाइज करने हैं, वरना आपको लगता है कि मुझे 4 पेपर्स रिवाइज करने हैं। यही तो प्रॉब्लम है। पहले 8 महीने के लिए पढ़ रहा था, 8 पेपरों के लिए पढ़ रहा था, ज्यादा सीरियस था। जैसे ही पता चले कि 4 है तो एकदम छोड़ ही दिया मैंने। वो
ऐसा करना नहीं होता, ये आपकी दिक्कत है, बट ये दिक्कत को आपको थोड़ा कंट्रोल करना है कि भाई 4 पेपर्स है तो उसके लिए भी मुझे उतना ही डेडिकेशन दिखाना है, यानी कि एकदम ही लूज हो जाओ। ठीक है, अब ये एडवांटेजेस हैं, बट डिसएडवांटेज क्या है? एक ही डिसएडवांटेज है जो मुझे लगता है, ठीक है ना, और वो है कि कई बार जब आप बोथ ग्रुप्स देते हो तो एक ग्रुप के मार्क्स आपके दूसरे ग्रुप के मार्क्स को सेट ऑफ करके आपका एग्रीगेट बनाने में हेल्प कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ग्रुप 1 में हर एक सब्जेक्ट में 40 अबव है बट टोटल मार्क्स 180 है, तो क्या आपका ग्रुप 1 क्लियर होगा? नहीं, क्योंकि 400 में से 200 आने चाहिए। बट वहीं आपने दूसरा ग्रुप भी दिया था और दूसरे ग्रुप में आपके 230 आ गए और हर एक सब्जेक्ट में 40 के ऊपर भी आ गए, तो क्या बेनिफिट हो गया? इन दोनों के मार्क्स ऐड हो गए, कितना बन गया टोटल स्कोर? 410। और 410 क्योंकि 50% अबव हो गया आउट ऑफ 800, तो आप दोनों में पास हो गए, तो आप बोथ ग्रुप्स में पास हो गए। तो आपको एक ये एडवांटेज मिलता है ग्रुप बोथ ग्रुप्स देने का। तो अगर आप इस एडवांटेज को यूज़ करना चाहते हो तो आप बोथ ग्रुप्स के लिए प्रिपेयर करो। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं सर ये 8 सब्जेक्ट का लोड इकट्ठा नहीं लिया जाएगा, हम 4 ही सब्जेक्ट का एक बार में लोड लेंगे, तो आप 4 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करो, लोड कम हो जाएगा। एक दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि हो सकता है कि बोथ ग्रुप्स क्लियर हो जाए तो आपके नवंबर अटेम्प्ट में आप सीए फाइनलिस्ट बन जाओगे, आप सीधा सीए फाइनल लेवल पे पहुंच जाओगे। बट अगर एक ही ग्रुप दोगे तो आपको पता है कि क्लियर हो भी जाएगा, तो मुझे अभी अगले साल मई में भी जाना है, ठीक है ना, मई 2024 में जाना है, तब मैं एक ग्रुप दूंगा, तब जाकर के मेरा सीए फाइनल वो क्लियर हो गया, तब जाकर के मैं सीए फाइनल में आऊँगा। आ रही बात समझ? ठीक है ना, तो अपने अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बोथ ग्रुप्स के और सिंगल ग्रुप्स के हैं। अच्छा, ये तो हो गया आपका ओल्ड सिलेबस। अब जो न्यू सिलेबस प्रपोज्ड है उसके अंदर क्या है? न्यू सिलेबस, हाँ बिल्कुल, टोटल पेपर्स हो चुके हैं कितने? 6। देखो क्योंकि ये प्रपोज्ड है तो मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ अभी कोई चीज़ नहीं बोलूँगा, बट मैं आपको वो डेटा दे रहा हूँ जो इनसाइड सोर्स से हम लोगों को मिला है। हम टीचर्स लोगों को सी इंस्टीट्यूट के अंदर लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बट ये आप ये मत सोचना कि 100% यही होने वाला, हो सकता है एंड मोमेंट पे वो उस चीज़ को चेंज कर दे। जब तक चीज़ ऑफिशियल नहीं हो जाती, ऑफिशियल अनाउंसमेंट के थ्रू नहीं आ जाती, आप बोल नहीं सकते कि यही होने वाला है। ठीक है, अब सुनो, इसके अंदर भी 2 ग्रुप्स हैं, इसके अंदर भी 2 ग्रुप्स हैं। ग्रुप 3 लिख दिया मैंने, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 1। ग्रुप 1 के अंदर आपके जो पेपर्स अब हैं वो हैं अकाउंट्स, लॉ एंड टैक्स। और ग्रुप 2 के अंदर जो आपके 3 पेपर्स हैं, क्योंकि अब देखो 6 पेपर हो गए तो 3-3 में डिवाइड किया है। ग्रुप 2 के अंदर जो आपके पेपर्स हैं वो हैं एफएम, ऑडिट और कॉस्टिंग। तो देखो, कॉस्टिंग पहले भी था, कॉस्टिंग अभी भी है, ऑडिट पहले भी था, ऑडिट अभी भी है, एफएम पहले भी था, एफएम अभी भी है। बट आपको दिख रहा होगा कि ई को हट गया, ठीक है ना, और ये ई को कहाँ पहुंच गया? ये ई को अब फाउंडेशन लेवल पे पहुंच गया। ये जो ई को है ये फाउंडेशन लेवल पे पहुंच गया, तो न्यू सिलेबस वालों को अब ई को नहीं पढ़ना, वो फाउंडेशन लेवल पर अब न्यू सिलेबस वाले पढ़ेंगे। अब सुना, अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स मर्ज होकर के सिर्फ अकाउंट्स रह गया, ये 2 सब्जेक्ट थे। हाँ, अब आपका क्या है, अकाउंट्स को सिलेबस मान के चलो ऑलमोस्ट डबल हो गया है न्यू सिलेबस वालों के लिए, ऑलमोस्ट डबल, क्योंकि उनको दोनों मिक्स होके कुछ चीज़ें फाउंडेशन लेवल पे पहुंच जाएंगी, बट आप समझ लो फिर भी बहुत ज़्यादा सिलेबस हो गया। हाँ ठीक है ना, लॉ पहले भी था, लॉ अभी भी है, टैक्स पहले भी था, टैक्स अभी भी है। तो आपको एक फ़र्क समझ आया क्या है? तो देखो, अगर आप सोचते हो कि सर अच्छा है 6 सब्जेक्ट हो गए, बट वो उतना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि पढ़ना उतना ही है, ऑलमोस्ट पढ़ना उतना ही है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा बट ऑलमोस्ट मान के चलो उतना ही पढ़ना है। एक सब्जेक्ट जो टोटली चला गया वो है ITSM, ये अब रहा ही नहीं बिल्कुल, ठीक है ना, उसके अंदर थ्योरी बहुत है, ठीक है ना। कुछ लोग इसको EISM भी बोलते हैं वैसे, ठीक है ना, कुछ लोग ITSM बोलते हैं, कुछ लोग EISM, वैसे इसका सच में नाम EISM है, ITSM नहीं है, बट आप EISM से इसको समझो, ये सब्जेक्ट है। अच्छा सुनो, मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको टैक्सेशन पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप ओल्ड सिलेबस में हो तब भी ग्रुप 1 में टैक्सेशन है, अगर आप न्यू सिलेबस में हो तब भी ग्रुप 1 में टैक्सेशन है।
ठीक है ना। तो टैक्सेशन ग्रुप 1 में ही रहने जाता है। तो अगर आप ग्रुप 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे ओल्ड सिलेबस में चाहे न्यू सिलेबस में हो, आपको टैक्स पढ़ना ही पढ़ना है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब जो टैक्स पेपर है, अच्छा बाकी जो क्राइटेरिया है पास होने का वो सेम है, पहले जो था अभी भी वही है। अच्छा पहले वाले सिलेबस, ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में एक और मेजर डिफरेंस आया है। क्या? पहले क्या होता था कि अगर आपको कोई भी एक ग्रुप क्लियर हो जाता था तो आप अपनी सीए आर्टिकलशिप शुरू कर सकते थे, और अब दूसरा ग्रुप साइमल्टेनियसली आर्टिकलशिप के साथ दे सकते थे कि आपने आर्टिकलशिप, जैसे आपका ग्रुप 2 क्लियर हो गया, आपने आर्टिकलशिप ज्वाइन कर ली और ग्रुप 1 आप आर्टिकलशिप के साथ साथ प्रिपेयर कर रहे हो, दे रहे हो, या फिर आपका ग्रुप 1 क्लियर हो गया, आपने आर्टिकलशिप ज्वाइन कर ली, आप ग्रुप 2 जो है वो आर्टिकलशिप के साथ दे रहे हो, ठीक है ना। मैंने भी ऐसे ही किया था, मेरा ग्रुप 1 क्लियर हो गया था, मैंने अलग अलग करके ग्रुप्स दिए थे, मैंने आर्टिकलशिप ज्वाइन कर ली, फिर मैंने ग्रुप 2 दिया था, मेरा ग्रुप 2 क्लियर हो गया था, ठीक है। बट अब क्या हो गया न्यू सिलेबस में, अब आपको बोथ ग्रुप्स क्लियर करने हैं तभी आप आर्टिकलशिप ज्वाइन कर सकते हो, आप एक ग्रुप के बाद नहीं कर सकते। आर्टिकलशिप का टाइमिंग में थोड़ा चेंज हुआ है। हाँ, आर्टिकलशिप को 3 साल से 2 साल रिड्यूस करने की सोच रहे हैं, 3 साल से 2 साल रिड्यूस करने की सोच रहे और हैं। जो सेल्फ करना चाहते हैं उनके लिए अभी भी शायद 3 साल। वो अभी वही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आएगी ना तब उसमें क्लैरिटी आएगी। कुछ लोग बोल रहे हैं 3 साल ही रहेगी, कुछ लोग बोल रहे हैं 2 साल हो जाएगी, कुछ लोग बोल रहे हैं 2 साल और 3 साल दोनों का ऑप्शन होगा, उसमें अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी। तो अभी हम उसके बारे में बात नहीं करते, अभी हम बात करते हैं अबाउट फर्दर टैक्सेशन। मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ? टैक्सेशन। अब समझते हैं कि टैक्सेशन जो ये है क्या। हाँ पूछो भाई। सर जैसे ओल्ड सिलेबस में अगर हम ये वाला टाइम देंगे उसमें कॉस्टिंग आएगा। हाँ। सपोज अगर नवंबर में न्यू स्कीम लग गई, हाँ। तो मेरे को ये डाउट है ग्रुप 1 तो हमारा क्लियर हो गई, जब पूरा ग्रुप 2 देंगे उसमें भी कॉस्टिंग होएगा। नहीं, तो ये कैसे तो नहीं, वो चीज़ें उस हिसाब से डिज़ाइन की जाएंगी। अगर बच्चे का क्लियर हो चुका है ऑलरेडी कॉस्टिंग वाला सब्जेक्ट ग्रुप 1 के अंदर, और अगर न्यू सिलेबस आ जाता है, ठीक है ना, तो उसमें ग्रुप 2 में जो कॉस्टिंग है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, फिर ये 100% होगा, ये 100% होगा। अगर 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 ऑप्शन दिया गया ओल्ड से न्यू सिलेबस में स्विच करने का, तो अगर ऑप्शन नहीं मिला तो आपको फिर ग्रुप 2 के सब्जेक्ट जो अभी ओल्ड सिलेबस में वही देने हैं फिर। अगर न्यू में ऑप्शन मिले तो 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर है ना, अगेन इसके ऊपर अगेन बहुत क्लैरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि रीज़न सुनो क्या है। देखो एडवांस अकाउंट्स हम पढ़ेंगे ही नहीं, फिर जैसे जो ओल्ड है न्यू में जाए। देखो ये जो चीज़ आपके डाउट है ना, इन डाउट्स के चलते ही न्यू सिलेबस के अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, क्योंकि जबकि ये बात पिछले 6, 7, 8 महीने से चल रही है मार्केट में। बहुत सारे हैं ना सर, एडवांस अकाउंट तो समझो छूट ही जाएगा जो बच्चे ने अगर। वही क्योंकि एडवांस अकाउंट तो आपने ग्रुप 1 अगर क्लियर कर लिया ओल्ड सिलेबस में, न्यू सिलेबस में वो ओल्ड सेकंड ग्रुप में है नहीं। सर यही होगा जिसने एक ग्रुप क्लियर कर दिया और दूसरा ग्रुप वैसे ही रहेगा। तो बहुत सारे हाँ, हैं इस स्कीम के। तो वो उसी चीज़ को वो लोग अंदर ही अंदर देख रहे हैं मैनेज करने की कैसे किया जाए, ठीक है। तो जितना देखो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में वो इंस्टीट्यूट जाएगा नहीं। तो मुझे लगता है कि जिनने ओल्ड स्कीम में रजिस्टर करवा लिया है, ग्रुप क्लियर भी हो गया है, तो उनको बोलेगा कि भाई सेकंड ग्रुप आप ओल्ड स्कीम के हिसाब से ही दो। बट अगर आपका कोई ग्रुप क्लियर ही नहीं हुआ बट आप ओल्ड स्कीम में रजिस्टर्ड हो, तो हो सकता है आप न्यू स्कीम में रजिस्टर करके आप नए स्कीम के हिसाब से ग्रुप दे दो। हाँ, वही चीज़ है। तो हमें देखना पड़ेगा वो क्या आएगा, ठीक है, उसको हम वेट करते हैं। बट मैंने आपको एक जो डाउट में छोड़ा है, ये डाउट में हम भी हैं, आप भी हो, साथ साथ सेम डाउट में हम लोग चल रहे हैं, बट ये क्लियर हो जाएगा आने वाले टाइम में और 1-2 हफ्ते में। सर कल ही आ रहा है रिजल्ट। हाँ, 10th को आ रहा है सीए फाउंडेशन का रिजल्ट, ठीक है, इंटर का, सॉरी सी इंटर और फाइनल का रिजल्ट, फाउंडेशन का तो अभी लेट आएगा। अच्छा सुनो, अब टैक्सेशन जो एक सब्जेक्ट है, ये वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है 8 में। अगर ओल्ड सिलेबस की बात करें तो 8 में, और न्यू सिलेबस में बात करो तो 6 के 6 सब्जेक्ट्स में। क्यों? सुनो, आप लोगों ने सीए कोर्स ज्वाइन किया है, क्यों? क्योंकि आपको सीए बनना है। सीए क्यों बनना है? कि सर हम प्रैक्टिस करेंगे या फिर हम जॉब करेंगे। अच्छा, प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस में क्या करोगे? क्लाइंट लाओगे, ढूंढोगे क्लाइंट्स, उनका क्या करोगे? ऑडिट और टैक्सेशन। आप उनको बोलोगे लाओ जी आपका ऑडिट कर दे, लाओ जी आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, जीएसटी रिटर्न फाइल या टैक्स मैटर्स जो है, अगर आपके ऊपर नोटिस आ गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, तो आपके टैक्स मैटर्स को हम लड़ते हैं, हम लोग टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस का रिप्लाई करते हैं, उनसे लड़ते हैं और आपको हम इंसाफ दिलाते हैं। ये तो काम है सीए, प्रैक्टिसिंग सीए का। अच्छा, अगर जॉब करते हो तो क्या करोगे? क्या अकाउंट्स बनाओगे? उसके लिए तो बीकॉम वाले बंदे होते हैं, बीकॉम ऑनर्स वाले बंदे होते हैं, एमबीए फाइनेंस होते हैं। एक बंदा अगर एक कंपनी सीए को हायर कर रही है और इतनी अच्छी सैलरी दे रही है, तो फिर इतने टुच्चे काम करवाएगी कि भाई अकाउंट्स बना दो, बैलेंस शीट बना दो। ऑटोमेटेड हो गया सब। और वैसे भी वो ऑटोमेटेड है बिल्कुल, सॉफ्टवेयर के थ्रू, टैली, ईआरपी,
सैप, ये सब लोग ऑटोमेटिकली आपके वो बना देते हैं, अकाउंट्स बना देते हैं, ठीक है ना। तो अकाउंट्स बनाने का काम अब इतना रह नहीं गया सीए के पास कि भाई अकाउंट्स बनाना पड़े। और अगर थोड़े बहुत डेली बेसिस पे अकाउंटिंग करनी भी होती है, टैली में जो डेटा फिल करना होता है वो एक सीए नहीं करता कभी। सीए बोलेगा भाई मैंने सीए की डिग्री करी है, छोटे काम के लिए थोड़ी ना करी, इसके लिए तो आप कोई बीकॉम वाला बंदा रख लो। अरे बात समझ। तो अगेन आप जॉब करते हो तो क्या करोगे, या तो टैक्सेशन देखोगे, जिस कंपनी में जा रहे हो उसका टैक्सेशन देखोगे, या फिर आप उसके फाइनेंशियल मैटर्स देखोगे, या फिर अगर आप किसी ऑडिट फर्म में ऐसा जॉब करते हो, किसी फर्म है जैसे बिग फोर्स है, वो क्या है, बड़ी बड़ी फर्म्स है जो ऑडिट ही करती हैं, तो आप और कंपनी के ऑडिट पे जाओगे और कंपनीज के ऑडिट करोगे, ठीक है। आप जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है ना, या फिर जो आपके बड़े सीनियर्स हैं जिन्हें सीए करा है, आर्टिकलशिप कर रहे हैं और वो बिग फोर्स में कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं वो लोग, ऑडिट ही तो कर रहे हैं। ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंपनीज जो हो गई HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है ना, मारुति, इन सब के ऑडिट हैं इनके पास, बिग फोर्स के पास जाते हैं, उनके ऑडिट पर ऑफिस में बैठना, ऑडिट करके आते हैं। जॉब करने के बाद भी यही करना है, अगर जॉब करते हो तो भी यही करोगे जो भी एज ए इंटर्न कर रहे हो। आ रही बात समझ। तो अगर तो आप किसी सीए फर्म के अंदर जाते हो जॉब करने, तो आपको अगेन वही टैक्सेशन देखना है या फिर ऑडिट देखना है। बट अगर आप किसी कंपनी में जाते हो जिसके आप फाइनेंस हेड बनते हो आगे चलकर, तो इन दैट केस आपको उस कंपनी का ऑडिट नहीं करना, क्योंकि एक एम्प्लॉय अपनी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता, एक एम्प्लॉय अपनी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। तो आप क्या करोगे, या तो उसके कुछ फाइनेंशियल मैटर्स देखोगे, ठीक है ना, या फिर उसका टैक्सेशन मैटर्स देखोगे, ठीक है ना, या फिर डेली जो रूटीन में चीज़ें होती रहती है वो सिंक ठीक से हो रही है नहीं हो रही, ये सब चीज़ें देखोगे। वो देखो, कंपनीज एक्ट की रेगुलेशन देखने के लिए सीए का काम नहीं, वो सीएस का काम है। कंपनी सेक्रेटरी जो होता है उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंपनी के जो जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से फॉलो हो रही है नहीं हो रही, वो सीए का काम कभी नहीं है देखना, वो सीएस का काम है। देखो वो भी उसके चांसेस कम है, बट अगर एक बड़ी कंपनी है तो सीएस रखती है इन कामों के लिए। और अगर कोई छोटी मोटी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो जो बहुत बड़ी नहीं, एक प्राइवेट कंपनी है, तो उसमें वो सीए भी कर देता है वो काम। फिर तो वो अगेन आपकी किस कंपनी, किस लेवल पे आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, किस लेवल की कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, उस पर बहुत डिपेंड करता है। बट अगेन मोटी मोटी बात क्या है, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं जो अभी अभी मैंने आपको दिखाया, अकाउंट्स क्या आपको यूज़ होगा जॉब करते हो, प्रैक्टिस करते हो? आंसर इज हाँ, बट कम होगा यूज़, बट कम। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑडिट करते हो और आपको अकाउंट्स ही नहीं आता, तो ऑडिट में चेक क्या करोगे? आ रही बात समझ? ठीक है, अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए तभी तो ऑडिट कर पाओगे। अब अकाउंट्स ही नहीं आता तो क्या चेक करोगे? ऑडिट में क्या है, चेक करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ठीक है ना। ऑडिट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना। ऑडिट क्यों? अब टैक्स में भी अगेन थोड़ी बहुत अकाउंट्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो अकाउंट्स एज सब्जेक्ट काम आता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल काम नहीं आता। क्या लॉ काम आता है? आंसर इज अगेन थोड़ा बहुत, बट ज़्यादा नहीं। ये आपका कोर सब्जेक्ट नहीं बन सकता कि आप कंपनीज एक्ट को यूज़ करके एज ए सीए अपने प्रोफेशन में आगे चल के उसको यूज़ करो, उसके चांसेस कम है। पढ़ाया जाता है, नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत, बट अगेन वो सीएस का काम ज़्यादा है, कंपनी सेक्रेटरी का। क्या कॉस्ट काम आता है? आंसर इज बहुत कम। मेजॉरिटी जॉब्स में कॉस्ट का कोई यूज़ नहीं होता सीए की जॉब्स में, मेजॉरिटी जॉब्स में। अगर आप एकदम ही अलग कुछ फील्ड में चले जाते हो, प्रोजेक्ट फाइनेंस या फिर मॉडलिंग वगैरह वाले केसेस में, ठीक है ना, तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको कॉस्टिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसा सब्जेक्ट यूज़ हो, ठीक है ना। कुछ सीएस क्या करते हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग में, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में चले जाते हैं, ना वो ऑडिट में जाते, ना वो टैक्सेशन में जाते, वो अलग ही फील्ड में चले जाते हैं, ठीक है ना। जो वो बड़ी बड़े प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करवाते हैं कि लाओ जी आपको चाहिए 1000 करोड़ का लोन, आपको बैंक तो देगा नहीं, डायरेक्टली जाओगे, आपको एक सीए की जरूरत पड़ेगी उसमें, क्योंकि वो आपके फाइनेंशियल मॉडल्स बनाएगा जो आपको प्रोजेक्शंस दिखाएगा बैंक को कि देखो कंपनी ये करने वाली है, फिर इतना 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 ये इनका टर्नओवर होगा, इतनी प्रोजेक्टेड रेवेन्यूज होंगे अगले 5 साल के, इतने प्रॉफिट्स होंगे अगले 5 साल के, इसके बेसिस पे लोन दो मेरे क्लाइंट को। तो उसमें उसको कमीशन मिलता है। अगर 1000 करोड़ का लोन है, 1% भी कमीशन है तो 10 करोड़ हो गया भाई। अरे बात समझ आपको, ठीक है ना। तो एक प्रोजेक्ट फाइनेंस करने का 10 करोड़, तो ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट फाइनेंस करने पर एक अच्छे कमीशंस मिलते हैं, जो कि एक ये भी एक लाइन है जो सीएस लोग करते हैं, बट बहुत कम उसके अंदर सीए लोग जाते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स ज़्यादा हैं उसके अंदर। तो कॉस्टिंग एज अ सब्जेक्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है, बट अगेन बहुत ज़्यादा कोर लेवल पे नहीं होता। अब आ जाता है टैक्सेशन। क्या इसको हम कोर सब्जेक्ट बोल सकते हैं? क्यों? जॉब करते हो तब भी टैक्सेशन, जॉब नहीं करते प्रैक्टिस करते हो तब भी टैक्सेशन। अब देखो आपका जो टैक्सेशन अभी है, माना कि ये बेसिक है, बट फाइनल लेवल पर आप पढ़ोगे डिटेल्ड। अभी तो आप इंटर लेवल पर हो ना भाई, अभी तो आपको फाइनल लेवल भी क्रैक करना है। जो इंटर लेवल है इस पर जो टैक्सेशन है, अब देखो इनकम टैक्स में बहुत सारे सेक्शंस हैं।
आप मान के चलो स्टार्टिंग के कुछ सेक्शंस आपको पढ़ाए जा रहे हैं इंटर लेवल पर, बट जो मेजर टैक्सेशन वाला पार्ट है, जो मेजर सीए का रोल प्ले करता है, ठीक है ना, जैसे अगर आपका क्लाइंट के पास कोई नोटिस आ गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, आपको सीए इंटरमीडिएट लेवल पे टैक्सेशन इतनी नॉलेज नहीं देता कि उससे डील कैसे करें। आपको इतनी नॉलेज दे देगा कि रिटर्न फाइल कैसे करनी है, इतनी नॉलेज आपको सी इंटर लेवल पे मिल जाएगी कि रिटर्न फाइल कैसे करनी है। रिटर्न फाइलिंग के लिए जो चीज़ें चाहिए वो आप सी इंटरमीडिएट लेवल पे सीख लोगे, बट रिटर्न फाइलिंग के बाद की भी तो दुनिया है टैक्सेशन की। जब नोटिस आते हैं, उनके रिप्लाई करने होते हैं, जब स्क्रूटनी होती है, रेड पड़ती है, सुना ना, रेड पड़ जाती है, तो इन सब के बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, जेल जाना है नहीं जाना, कितनी पेनल्टी लगेगी कितनी नहीं लगेगी, किस लेवल पर कितनी पेनल्टी लग सकती है, कितना जेल हो सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें सी फाइनल लेवल पे पढ़ते हो आप लोग, इंटर लेवल पे कुछ नहीं है यार। सेक्शंस है क्योंकि बहुत सारे जब मेरे फादर टैक्स फाइल करते हैं तो मैंने उन्हें देखा है कि उन्हें जो मैंने जितना पढ़ा उन्हें तो उतना तो आता ही है, जितना मैंने इंटरमीडिएट में पढ़ा उतना तो आते हैं। तो फाइनल में क्या और सेक्शंस बढ़ेंगे ऐसे ही? बहुत, एक मैं आपको बताऊं, सीए इंटरमीडिएट पे जो टैक्सेशन है एज अ सब्जेक्ट, वो इतना है कि जितना सीए फाउंडेशन पूरा। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, सीए फाउंडेशन पूरा और सीए इंटर का टैक्सेशन एक जितना कंटेंट है, ये समझ लो आप लोग। और सीए इंटर का फर्स्ट ग्रुप और सीए फाइनल का टैक्सेशन एक बराबर है। सीए इंटर का पहला ग्रुप और सीए फाइनल का टैक्सेशन एक बराबर है, ये लेवल है। अरे बात समझ। तो अभी तो आप क्या देख रहे हो कि सीए इंटर लेवल पे 2 बुक्स हैं टैक्स की, एक डायरेक्ट टैक्स की, एक इनडायरेक्ट टैक्स की। सीए फाइनल लेवल पर 7 बुक हैं, ठीक है ना, सीए फाइनल पर 7 बुक हैं। अच्छा वैसे कह रहे हो आप, 7 डिवीजन है। अच्छा और सुनो, सीए फाइनल पर 7 बुक सिर्फ डायरेक्ट टैक्स की हैं ठीक है ना, और सीए फाइनल पर इनडायरेक्ट टैक्स भी है, उसकी भी बहुत सारी बुक्स हैं। तो समझ लो टैक्सेशन कितना ज़्यादा वास्ट हो जाएगा। 7 ग्रुप पर में टोटल की हो गई 12 किताब है, बट कंटेंट वाइज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलो, तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि सीए फाइनल पे कितना ज़्यादा टैक्सेशन है, ठीक है ना। तो ये आपका एक कोर सब्जेक्ट है, मान के चलो। अच्छा, एडवांस अकाउंट तो सच बताओ प्रैक्टिकली इतना यूज़ नहीं होता। ये यूज़ होता है अगर आप बहुत बड़े लेवल के काम करते हो सीए बनने के बाद, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस वाले लेवल होता है ना, ठीक है ना, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का अकाउंट्स प्रिपेयर करना, उस लेवल के अगर आप काम करते हो तो आपको एडवांस अकाउंट का यूज़ होता है अपनी जॉब में। बट अगर ये काम नहीं करते तो अगेन इसका इतना यूज़ नहीं है। ऑडिट तो एक कोर सब्जेक्ट हो गया, अगेन ऑडिट अगेन एक कोर सब्जेक्ट हो गया कि सीए करते हो, अगर प्रैक्टिस करते हो तो ऑडिट के बेसिस पर ही आपकी फर्म चलेगी, सीए फर्म। आपको क्या लगता है कि इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न सब फर्म चला लोगे, सर्वाइव कर लोगे? नहीं। मेन रेवेन्यू जो एक सीए फर्म का होता है, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो वो ऑडिट से आता है। एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का कितना पैसा लेता है एक सीए? 2500 3000। अगर उसके पास 100 क्लाइंट भी हैं और वो एक रिटर्न का 2500 लेता है, तो क्या वो अपने स्टाफ की सैलरीज, अपनी कमाई सब इसमें मैनेज कर लेगा? नहीं, मुश्किल है, ठीक है ना। तो अगर आप सिर्फ रिटर्न के बेसिस पे सोच रहे हो कि मैं सीए प्रैक्टिस करूंगा, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। रिटर्न से एक छोटा रेवेन्यू आता है। रिटर्न समझ लो बस ये है कि खर्चा पानी चल जाएगा, बट अगर आपको कमाना है, आपको वेल्दी बनना है, तो आपके पास ऑडिट्स होने चाहिए। एक कंपनी का ऑडिट, अगर एक अच्छी कंपनी का ऑडिट है तो कम से कम 4-5 लाख रुपए की फीस होती है एक ऑडिट की, और दिन कितने लगते हैं? 5-6 दिन एक ऑडिट में। आप एक कंपनी में 5-6 दिन लगाते हो और आपको कितना पैसा मिलता है? 5 लाख। ये है बढ़िया मजा, ये है पैसा। आ रही बात समझ? तो आपको अब और सुनो, उसमें भी क्या है, अगर आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं तो आपकी एक टीम होती है, आप एक सीए हो, आपकी फर्म है, बट आप इसके नीचे भी क्या करते हो और सीएस हायर करते हो, ठीक है। और वो सीएस क्या कर रहे हैं? वो लोग जॉब कर रहे हैं। आप तो प्रैक्टिस करो, बट वो सीए जो आपने हायर करा है वो तो जॉब कर रहे हैं। तो आप जॉब सीएस को जॉब पे रखते हो और उन लोगों को भेजते हो कि भाई तू सीए है, तो ऑडिट कर सकता है, ठीक है ना, तू जा इस कंपनी के ऑडिट पर, तू जा इस कंपनी के ऑडिट पे, तू जा XYZ कंपनी के ऑडिट पर। तो आपकी जो टीम होती है उनको आप अलग अलग ऑडिट्स पे भेजते हो। और 4 टीम्स को आपने भेजा, 5-5 दिन के ऑडिट थे, तो आपने कितने रुपए कमा लिए? 20 लाख रुपए 5 दिन में। हर ऑडिट पर आपकी फीस कितनी थी? 4 से 5 लाख। तो आपने 4-5 दिन में टोटल कितने पैसे कमा लिए? 20 लाख रुपए। अब के और ऑडिट से और टीम्स को भेजो, फिर उस ऑडिट को खत्म होकर अगले ऑडिट पे गए, फिर उसको खत्म करके अगले ऑडिट पे गए, तो ऐसे खूब सारा पैसा आता है, ठीक है ना। तो आपके पास ऑडिट और टैक्सेशन, ये 2 एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। फिर EISM इतना इंपॉर्टेंट था नहीं, इसलिए हटा भी दिया ग्रुप 2 के अंदर, आपको दिख रहा है,
इसका सच कोई यूज़ नहीं है। और FM एंड इको इतने काम का नहीं है, बट अगेन FM जो है एक अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट FM ही लगता है, सच बताओ तो, क्योंकि FM आपको बहुत कुछ सिखाएगा। FM आपको बहुत कुछ सिखाएगा, आपको पैसे से डील कैसे करना है, पैसे को मैनेज कैसे करना है। ये आपको ना ऑडिट सिखाएगा, ना आपको टैक्सेशन सिखाएगा, ना लॉ, ना अकाउंट्स, ये आपको सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और बोलते हैं कि जी CA साहब पैसा मैनेज नहीं हो पा रहा, बहुत है, कहाँ इन्वेस्ट करे कहाँ ना करे, कुछ हमें गाइडेंस दो, ठीक है ना, हमारा पैसा मैनेज करो आप, हम आपको पैसा देता है, आप अपना कमीशन लो जो लेना है, अपनी फीस लो, बट हमारा पैसा थोड़ा मैनेज करना हमें सिखाओ। तो आपको जब तक खुद नहीं आएगा तो कैसे सिखाओगे उसको, या उसको कैसे गाइडेंस दोगे। तो ये सारी चीज़ आप FM में सीखते हो। आगे बात समझ, ठीक है। तो आपको एक आइडिया मिल गया सब्जेक्ट्स का। अब टैक्सेशन एज अ सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको आइडिया लग गया है, और एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, ये भी आपको आइडिया लग गया है। अगर मैं ओल्ड सिलेबस के हिसाब से बात करूं तो 8 सब्जेक्ट में जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, वो टैक्सेशन है, ठीक है ना। जैसे इनने एग्जाम दिया हुआ है एक बार, तो आपको पता है, आपने ग्रुप 1 दिया, तो आपने ग्रुप 1 के चारों सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, आपको आइडिया है कि टैक्सेशन और बाकी सब्जेक्ट के कंटेंट में कितना टाइम लगता है। टैक्सेशन को मिला लो, बाकी सबको अलग ठीक है। तो टैक्सेशन में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, कॉस्ट, लॉ एंड अकाउंट्स में रिलेटिवली कम टाइम लगता है। बट न्यू सिलेबस में क्योंकि अकाउंट्स मर्ज हो जाएगा, तो भाई अकाउंट्स भी एक हेवी सब्जेक्ट बनने वाला है। टैक्स के बराबर ही लग रहा है। हाँ, हो सकता है टैक्स के बराबर आप उसे बोल सकते हो। फिर भी ग्रुप 1 का अकाउंट इतना मुश्किल नहीं है, एडवांस का तो मुझे आइडिया ही नहीं है। एडवांस अकाउंट मुश्किल है, लेंदी भी है, लेंदी भी है और मुश्किल भी है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी हायर लेवल की चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना। तो आप इन दोनों को मर्ज कर दो, टैक्सेशन के बराबर आप बोल सकते हो है, ठीक है। तो अगेन पहले तो टैक्सेशन रूल करता था ग्रुप पूरे CA इंटरमीडिएट पर, सबसे मुश्किल, सबसे लेंदी। अगर आप क्लासेस भी देखो तो सबसे ज़्यादा क्लासेस टैक्सेशन में लगती है ख़त्म करने में, ठीक है ना। तो बट अब न्यू सिलेबस में हो सकता है कि टैक्सेशन के एट पार आ जाए क्या, अकाउंट्स। बट अगेन कॉस्टिंग और FM, क्योंकि ये दो पहले पता क्या था, कुछ टाइम पहले कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ही सब्जेक्ट था, और ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट हुआ करते थे। फिर क्या किया, कॉस्टिंग FM को अलग करके ग्रुप 2 में 4 सब्जेक्ट्स कर दिए। ये बात है, हाँ IPCC, अब ये बात है अराउंड 3 साल पुरानी, 2 से 3 साल पुरानी। अगर आप 2 से 3 साल से पहले वाला टाइम देखोगे तो ग्रुप 2 में 2-3 ही सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, ठीक है ना। एक एडवांस अकाउंट, एक ऑडिट और एक ITSM। फिर क्या किया, ITSM का नाम चेंज करके EISM कर दिया, और FM एंड इको को ग्रुप 2 के अंदर डाल दिया। तो जब कॉस्टिंग एंड FM एक सब्जेक्ट हुआ करता था तब वो भी थोड़ा हैवी था, क्योंकि एक सिंगल सब्जेक्ट था जिसके अंदर आपको कॉस्टिंग भी पढ़ना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ना है, बट उसको अलग कर दिया। तो अब वो ईजी हो गए थोड़े, ठीक है। चलो, अब टैक्सेशन सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस हमें पता चल चुकी है, हमें इसका लेवल पता चल चुका है, आपको पता चल चुका है, मेंटली प्रिपेयर हो चुके हो कि कितनी मेहनत करनी है। अब हम बात करते हैं कि टैक्सेशन है क्या, व्हाट इज टैक्स। तो टैक्स अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या है, तो आप लोग क्या आंसर देना चाहोगे, आप लोगों का क्या व्यू है, व्हाट इज टैक्स। सर जो इनकम कमाते हैं उस पर कुछ सर्टेन अमाउंट गवर्नमेंट को देते हैं, तो टैक्स है। ओके, आपने बोला सर अगर हम इनकम कमाते हैं और उस इनकम पर अगर हम सर्टेन अमाउंट गवर्नमेंट को देते हैं उसको टैक्स बोलते हैं। आपने आधा ठीक बोला बट आधा गलत बोला। आपने आधा ठीक क्यों बोला, क्योंकि आपने टैक्स का सिर्फ एक पॉइंट कवर किया, इनकम टैक्स। बट अगर आप ये फ़ोन खरीद के आते हो तो क्या आप गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते, क्या वो इनकम पे टैक्स दे रहे हो, नहीं, वो तो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने पे टैक्स दे रहे हो, तो क्या वो टैक्स नहीं है, फिर वो भी तो टैक्स है। तो टैक्स सिंपल भाषा में रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट है, एकदम सिंपल लेमन लैंग्वेज। टैक्स इज व्हाट, रेवेन्यू टू दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के रेवेन्यू की बात करो कि गवर्नमेंट तुम कहाँ से कमाती हो, तो गवर्नमेंट बोलेंगे हमारे पास बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, PSUs हैं, जिसमें हमारी शेयर होल्डिंग है, हमें वहाँ से डिविडेंड मिलता है, वहाँ से कमाते हैं। आ रही बात समझ। फिर क्या बोलेगी गवर्नमेंट कि हमारे पास बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस हैं, सर्विसेज हम देते हैं जिससे हम कमाते हैं। आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, आपको पैन कार्ड बनवाना है, फीस पे करते हो, वो भी हमारा रेवेन्यू है। हमने लैंड हम दे देते हैं लीज पर, उससे हमें रेवेन्यू मिलता है, ठीक है ना। हम कोई नई सिटी डेवलप कर रहे हैं तो वहाँ पे लैंड बेचते हैं बिल्डर्स को, आप लोगों को, वहाँ से हमें रेवेन्यू मिलता है। तो हमारे पास ये रेवेन्यू है। बट ये जो रेवेन्यू है, आपको यकीन नहीं होगा, ये मिला करके हार्डली 10% है टोटल रेवेन्यू का गवर्नमेंट का, जितना भी अभी मैंने बोला। तो गवर्नमेंट का जो मेजर रेवेन्यू है 90% वो आता है सिर्फ टैक्सेशन से।
टैक्सेशन के दो हिस्से हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है? जिस केस में जो टैक्स पेयर है और जो टैक्स रिसीवर है इनके बीच में कोई इंटरमीडिएट पर्सन नहीं होता, जैसे कि इनकम टैक्स। अगर आप इनकम अर्न करते हो तो गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करते हो। अब आप पेयर हो और रिसीवर कौन है? गवर्नमेंट। क्या आपके और गवर्नमेंट के बीच में कोई मिडिल पर्सन है? नहीं। आपने अपनी जेब से टैक्स दिया और गवर्नमेंट की जेब में पहुंच गया, तो इसलिए हो गया डायरेक्ट टैक्स। बट इनडायरेक्ट टैक्स के केस में ऐसा नहीं होता। अगर आप एक फ़ोन खरीद के आए, जैसे ये फ़ोन मैंने खरीदा जो मेरे सामने पड़ा है, अब ये फ़ोन पर मैंने टैक्स पे किया, किसको? शॉपकीपर को। मैं कौन हूँ? पेयर। बट ये टैक्स रिसीव कौन करेगा? अल्टीमेट रिसीवर कौन है? गवर्नमेंट। तो क्या गवर्नमेंट और मेरे बीच मीडियोकर्स हैं? बिल्कुल हैं। क्या मैंने डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया? नहीं पे किया। मैंने दुकानदार को पे किया, दुकानदार रिटर्न फाइल करेगा, जीएसटी रिटर्न फाइल करेगा और वो जीएसटी फिर गवर्नमेंट को पे करेगा कि भाई मैंने मयंक जी को ये फ़ोन बेचा, उनसे मुझे इतना 10,000 रुपये का जीएसटी कलेक्शन हुआ, लो जी आप 10,000 रुपये ले लो। तो मेरे और सरकार के बीच यानी टैक्स पेयर और टैक्स अल्टीमेट रिसीवर के बीच एक मिडिल पर्सन आ गया, तो इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोल देते हैं। आई एम पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट बट इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली। आ रही बात समझ? तो जो टैक्सेशन है पहले तो हमें समझना है टैक्स क्या है। तो टैक्स इज व्हाट? रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। अच्छा, टैक्स आप लोगों को अगर ऑप्शन दिया जाए कि जब आप जैसे ही आप कमाना शुरू करते हो, अपना करियर शुरू करते हो, गवर्नमेंट आपको एक फॉर्म दे दे कि बताओ आप अपने करियर में टैक्स पे करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे, यस और नो। अगर करना चाहोगे तो आपकी सैलरी से टीडीएस डिडक्ट होगा और आपको टैक्स कटने के बाद आपकी सैलरीज मिलेंगी अगर जॉब करते हो तो। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो जो भी कमाओगे इनकम उस पर आपको टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और अगर नो टिक करते हो तो हम आपसे कभी टैक्स ही नहीं लेंगे। अगर ये सभी लोगों को ऑप्शन दिया जाए, इंडिया में जितनी भी जनता है, तो किस ऑप्शन को टिक करेगी वो? नो, हमें नहीं करना। मेजोरिटी लोग यही बोलेंगे। अच्छा, कुछ लोग हो सकते हैं बोले कि अरे सर हम तो करेंगे, ऐसा थोड़ी ना। अब अगर गवर्नमेंट की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं तो हम तो पे भी करेंगे, ठीक है ना। बट जब आती है तो कोई पे नहीं करता। जब आती है प्रैक्टिकली वो सिचुएशन आती है मतलब तो कोई पे नहीं करता। सब लोग देते हैं टैक्स, हाँ, ठीक है ना। सारा हम ही से वसूलते हैं, ठीक। जो दे रहे हैं उन्हीं से लेंगे, मतलब ये नहीं कि सबसे थोड़ा थोड़ा ले लें। हाँ, तो सैलरी के लिए सबसे ज़्यादा परेशान होता है, ठीक है ना। वो अभी हम बाद में आगे चल के क्लासेस करेंगे तब आपको आइडिया देता रहूँगा मैं प्रैक्टिकली क्या चलता है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स भी हैं, तो मैं आपको एक वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दूंगा कि भाई क्या है प्रैक्टिकल एक्सपोजर, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और हम जो पढ़ रहे हैं क्या वो उससे मेल खाता है कि नहीं खाता, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें मैं आपको देता रहूँगा बीच बीच में नॉलेज। अब सुनो, टैक्स देना हम लोगों को पसंद नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि टैक्स कहीं ना कहीं हमसे ज़बरदस्ती लिया जा रहा है। बोल सकते हैं मुझे नहीं देना फिर भी मुझे देना पड़ रहा है, ज़बरदस्ती है कि नहीं? बिल्कुल है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि टैक्स इज कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी? बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। बट कंपल्सरी ज़बरदस्ती तो कभी भी सही नहीं होती। अगर मेरे साथ आज की डेट में मैं बाहर जाऊँ, गाड़ी में कोई ज़बरदस्ती करे और मेरा वॉलेट लेके भाग जाए तो मैं क्या करूँगा? कंप्लेंट करूँगा। किसको करूँगा? पुलिस को करूँगा और पुलिस एक्शन लेगी। तो यहाँ पर भी तो ज़बरदस्ती हो रही है, मुझे नहीं देना बट मुझसे लिया जा रहा है टैक्स, तो मैं कंप्लेंट क्यों नहीं कर देता जा करके? ये चीज़ इनकम टैक्स वाले घर लोग उसके कह देते हैं। ठीक है ना। और अगर मैं पे नहीं करता तो मेरी मर्जी है भाई, मैं तो पे नहीं करूँगा, मेरी चलनी है। मैं पे नहीं करता, घर पे आएंगे वो लोग, रेड मारेंगे और मुझे ज़बरदस्ती टैक्स लेके जाएंगे, मैं फिर भी कंप्लेन नहीं कर पाऊँगा। ऐसा क्यों है? अच्छा, मुंबई में आपने सुना होगा ना, भाई लोग होते हैं हफ्ता वसूली करते हैं कि भाई अगर मेरे एरिया में तुझको बिजनेस चलाना है तो हफ्ते का 1 लाख चलेगा भाई, हफ्ते का 1 लाख दे तभी तो मेरे एरिया में बिजनेस कर सकता है, वरना खट ले यहाँ से। होता है, मूवीज़ में देखा है। तो वो भी आपको बिजनेस चलाने के लिए क्या करना पड़ रहा है? ज़बरदस्ती पेमेंट करनी पड़ रही है। तो उसमें और इनकम टैक्स में क्या फ़र्क है? वो लीगली वो इलीगली, बस फ़र्क है लीगैलिटी का, कि इनकम टैक्स लीगल तरीके से वसूला जाता है और हफ्ता वसूली इलीगल है। तो हम क्या बोलेंगे फाइनली, क्या कंक्लूजन पे आ गए हम लोग कि एक्सटॉर्शन ऑफ मनी बट इन अ लीगल वे इज टैक्स। टैक्स इज व्हाट? कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी बट इन अ लीगल वे बाय गवर्नमेंट। क्या है टैक्स? एक्सटॉर्शन ऑफ मनी बट इन अ लीगल वे बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो हमसे लीगली कंपल्सरी पेमेंट्स ले रही है, ठीक है ना, कि लाओ जी फ़ोन खरीदा, गाड़ी खरीदी, टैक्स दो, ठीक है ना, कमाया टैक्स दो, ठीक है ना, रजिस्टर खरीद रहे हो, पेन खरीद रहे हो, लाओ जी टैक्स दो। हर चीज़ पर टैक्स है। जीएसटी किस पे नहीं लगता? मैंने कंप्यूटर खरीदा टैक्स दिया, मैंने प्रोजेक्टर किया टैक्स दिया, मैंने फ़ोन खरीदा टैक्स दिया, 28% टैक्स वो भी। अरे बात समझ, गाड़ी खरीदी मैंने टैक्स दिया, मेरी गाड़ी 13.5 लाख की आई, ठीक है ना, उसमें से मान के चलो 3-4 लाख रुपए तो टैक्स था। अरे बात समझ, 3-4 लाख रुपए तो टैक्स ही टैक्स था। रेस्टोरेंट में 2.5% ले लेते हैं,
रेस्टोरेंट में 5% लेते हैं, वो 2.5% CGST 2.5% FGST होता है, तो वो टोटल 5% होता है। तो हर जगह टैक्स है, मुझे हर जगह टैक्स लिया जा रहा है, बट मैं फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो एक लॉ है जिसके तहत मुझसे लीगल तरीके से टैक्स लिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसको समझने के लिए एग्जाम्पल समझो। रेड लाइट पे खड़ा होना किसी को पसंद है क्या? नहीं, बट अगर रेड लाइट है तो मैं खड़ा होना पड़ता है। अगर मैं क्रॉस कर दूँ तो सामने वाला पुलिस वाला रोकेगा और मेरा चालान काटेगा, मैं बोलूँगा नहीं दे रहा, क्या कर लेगा? मेरी मर्जी है भाई, मैं दूँ ना दूँ, तू क्या कर लेगा? ठीक है ना। और मेरी मर्जी में रेड लाइट पे खड़ा हुए ना, तू कौन होता है रोकने वाला? बोल सकते हो ना, इंडियन एटीट्यूड यही है। ठीक है ना। बट वहाँ पे वो सामने वाला क्या बोलेगा? भाई लॉ है, मैं लॉ के तहत एक लीगल तरीके से तुम्हें रोक सकता हूँ, क्योंकि रेड लाइट पे खड़ा होना इज अ लॉ, आप क्रॉस नहीं कर सकते, और आपने एक लॉ वायलेट किया है, इसलिए अब आपको चालान के फॉर्म में पैसा हमें देना पड़ेगा। वैसे एक लॉ है जिसकी वजह से हम ये कंप्लेंट्स नहीं कर पाते कि मेरे साथ ज़बरदस्ती हो रही है, क्योंकि लॉ फॉलो करना कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि कोई लॉ बना है और आप पे अप्लाई हो रहा है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब ऐसे नहीं कि अपनी मन मर्जी चलाते रहोगे, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच बोल बोल के और कुछ भी नहीं करोगे, कुछ भी नहीं दोगे, लॉ भी आपको फॉलो करना पड़ेगा इक्वली, ठीक है ना। तो उस लॉ का नाम क्या है? जो लॉ हमें फॉलो करना पड़ता है टैक्स पे करने के लिए, उस लॉ का कोई नाम है क्या? लॉ है तो नाम भी होगा, जैसे अपने फाउंडेशन लेवल पढ़े हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, वो एक लॉ है, एक्ट है, वो एक्ट ही तो लॉ है, ठीक है ना। वो आप फॉलो करके अपनी पार्टनरशिप हम चलाते हैं, वही फॉलो करके आप कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फुलफिल करते हो। तो इस लॉ का नाम क्या है जो आपको बोलता है कि टैक्स पे करो? तो डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो उस लॉ का नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। यानी एक्ट कब आया था? 1961 में। टैक्स का कौन सा एक्ट है? वेल्थ टैक्स पहले हुआ करता था, अब अबॉलिश हो गया। वर्ष हो गया। हाँ, फिर भी किताबों में लिखा हुआ है। वो कोई नहीं लिखा रहे तो ठीक है ना। वेल्थ टैक्स सब अबॉलिश हो गया, पहले आज से मान के चलो 10 साल पहले तक वो लगता था, बट 10 साल हो गए उसको अबॉलिश हुए। अच्छा, अब इसके अलावा क्या इनकम टैक्स ही हम पे करते हैं ना, हम GST भी तो पे करते हैं, उसका भी लॉ है। उस लॉ का क्या नाम है? CGST एक्ट 2017। 2017 में आया था GST, याद है? GST कब आया था? पहली डेट कौन सी थी जब पहली बार GST लगाया गया था किसी ट्रांजेक्शन पर? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 पहला दिन था जब GST लागू हुआ था। और यही डे पता है कौन सा डे होता है? CA डे। आपको पता है? CA डे। हाँ, CA डे 1 जुलाई होता है। नहीं पता आपको? इनको पता है, CA डे भी होता है एक 1 जुलाई, CA डे सेलिब्रेट होता है। जैसे फादर्स डे, मदर्स डे होता है, डॉक्टर्स डे होता है, वैसे CA डे भी होता है। जब 1 जुलाई को CA इंस्टीट्यूट भी उसको सेलिब्रेट करता है, और अगर आप CA इंस्टीट्यूट में जाओगे आपको पूरा सजा हुआ दिखेगा, और उस दिन छोटे छोटे लेवल पर इंस्टीट्यूट की जो ब्रांचेज होती हैं वो पार्टिसिपेट वो भी करती हैं, इवेंट्स भी करती है, क्रिकेट मैचेस, अलग अलग मैराथन्स वगैरह वगैरह, हाँ ये सब भी करती हैं, ठीक है ना। CA डे भी होता है 1 जुलाई। तो आपको कैसे याद रखना है कि GST आया था 1 जुलाई को, और वही CA डे था। CA डे वाले दिन ही GST आया था। और आपको याद भी होगा उस दिन मोदी जी ने जिस दिन पहला दिन था GST का, स्पीच भी दी थी जिसमें CA को बहुत झाड़ा था, CA को बहुत झाड़ा था। आप सुनना, जा करके यूट्यूब पे सर्च करना 1 जुलाई मोदी जी स्पीच, 1 जुलाई 2017 मोदी स्पीच, ठीक है ना। तो आपको पता चलेगा उस दिन CA वाले लोगों को कितना झाड़ा गया था। उसके बाद CA लोग जो है कम्युनिटी वो गुस्सा भी हो गई थी मोदी जी से कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया हम लोगों को लेकर के, ठीक है। मतलब अच्छा नहीं बोला था CA के बारे में, तो बुरा बोला था कि भाई इन लोगों की वजह से थोड़ी दिक्कतें होती हैं, ये लोग कंट्री की हेल्प करने की जगह कंट्री को उल्टा नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि CA लोगों का काम है कि भाई अच्छे तरीके से, वैलिड तरीके से, लीगल तरीके से क्लाइंट्स की रिटर्न फाइल करवाना, उनका गवर्नमेंट के पास पैसा पहुंचाना। बट उल्टा वो कर क्या रहे हैं? पैसा बचा रहे हैं कि आपको टैक्स ना देना पड़े, उसके नए नए लूप होल्स निकाल रहे हैं, तो गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है उसकी वजह से। इस तरीके से था वो। अच्छा, ये GST एक्ट तो समझ आता है, सर ये CGST एक्ट क्यों लिख दिया आपने? तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्या ये CGST एक्ट अकेला एक्ट है? नहीं, FGST एक्ट भी है, सबके आगे 2017 ही लिखा है, ठीक है ना। फिर IGST एक्ट भी है, फिर UTGST एक्ट भी है, बहुत सारे एक्ट हैं, और ये सभी के सभी 2017 के ही हैं। बट ये इतने सारे क्यों हैं, क्यों नहीं हैं, इन सारे में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है, हमें कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, ये सब हम बात करेंगे जब हम GST पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग GST नहीं पढ़ रहे, अभी हम लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। अच्छा, लॉ का नाम क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। और ये सारे लॉज भी हैं जो आपको इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ने हैं। मैंने अभी आपको सिर्फ वो वाले लिखवाए जो इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ने हैं।
फाइनल लेवल वाले में लिखवा ही नहीं रहा। फाइनल लेवल पे कस्टम लॉ भी आ जाता है, कस्टम एक्ट, इम्पोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी सुना है ना, ये सब भी आ जाता है, FTP भी आ जाता है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, वो सब हम अभी नहीं पढ़ रहे, समझ रहे। तो लॉ है जिसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो हमें पढ़ना है इंटरमीडिएट लेवल पे, बट पूरा नहीं। मैंने अगेन आपको बताया था कि इंटरमीडिएट लेवल पर इतना पढ़ना है, इतने सेक्शन पढ़ना है कि आपको रिटर्न फाइलिंग वाला पार्ट आ जाए। बट रिटर्न फाइलिंग के बाद की जो दुनिया है, जहाँ पर चक्कर लगते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, नोटिस, रिप्लाईज, जेल, पेनल्टीज, ये सारी जो दुनिया है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ही है। बट ये पूरी दुनिया आप एक्सप्लोर करोगे कब? CA फाइनल लेवल पर। अरे बात समझ? तो आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ना है, बट कितना? अराउंड 30%। बाकी 70% आप CA फाइनल लेवल पे पढ़ोगे। और इस 30% पढ़ने पर आपको कितने मार्क्स सिक्योर कर सकते हो आप? 60 मार्क्स। यानी जो टैक्सेशन सब्जेक्ट है CA इंटरमीडिएट लेवल पर, उसमें 60 नंबर का आता है इनकम टैक्स। तो रिमेनिंग 40 नंबर का क्या आता है? रिमेनिंग 40 नंबर का आता है GST। ठीक है ना। तो आपका जो पेपर है टैक्सेशन का, दोबारा सुन लो, समझ लो, आपका जो पेपर है टैक्सेशन का जो आपका पेपर है, इसके दो हिस्से हैं, एक है पार्ट A, एक है पार्ट B। पार्ट A को हम बोलते हैं इनकम टैक्स और पार्ट B को हम बोलते हैं GST। जो इनकम टैक्स है वो 60 मार्क्स का आता है, जो GST है वो 40 मार्क्स का आता है। टोटल पेपर आपका कितने का हो गया? 100 का हो गया। अब कुछ बच्चे ज़्यादा होशियार होते हैं, वो बोलते हैं कि सर ये जो मिनिमम 40% मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअली इसमें और इसमें भी लाने होते हैं या और टोटल में से लाने होते हैं? तो टोटल में से होता है, ठीक है ना। यानी कि अगर आपके इनकम टैक्स में 60 में से 40 आ गए और पे 40 में से 0 आ गए, तब भी आप पास हो जाओगे। आपको दोनों में 40% ईच नहीं लाना, आपको ओवरऑल 40% मिनिमम लाना है। ये बात समझ आ गई? ठीक है। अच्छा, अब ये जो पेपर है टैक्सेशन का 100 नंबर का, इस पेपर के अंदर 30% जो पार्ट है वो MCQ बेस्ड होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, और 70% जो पार्ट है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, सब्जेक्टिव होता है। यानी 70 नंबर के लिए तो आपको लिखना है और 30 नंबर के लिए आपको सही ऑप्शन को टिक करना है। अच्छा, CA फाउंडेशन पे भी 2 पेपर्स थे, पेपर 3 एंड पेपर 4, मैथ्स एंड इको, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आता था पूरा। क्या वैसा ही होगा? हाँ, बट एक डिफरेंस है, और डिफरेंस बहुत अच्छा है और बढ़िया है, नेगेटिव मार्किंग। CA फाउंडेशन लेवल पे नेगेटिव मार्किंग होती है अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो, बट CA इंटरमीडिएट लेवल पर ये जो 30 नंबर का MCQ पेपर आता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर आपने क्वेश्चन गलत भी कर दिया तब भी आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। गलत कर दिया 0, सही किया तो जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने नंबर। अब आपको लगेगा कि यहाँ पर भी क्या सर वही 1 नंबर वाले 30 क्वेश्चन आते हैं? आंसर इज नो। यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं अराउंड 20 से 22 होते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन 1 नंबर वाले होते हैं, कुछ क्वेश्चन 2 नंबर वाले होते हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन 1 नंबर वाले होते हैं, कुछ क्वेश्चन 2 नंबर वाले होते हैं। नेगेटिव मार्किंग किसी में नहीं होती, सही किया तो 1 या 2 नंबर मिल जाएगा, गलत किया तो 0 मिलेगा। क्या 3 नंबर का भी कोई MCQ होता है? नहीं, अब तक तो नहीं देखा मैंने। 1 नंबर के और 2 नंबर के ही देखे हैं। अराउंड 20 से 22 क्वेश्चन होते हैं। इसका भी कोई फिक्स्ड नहीं है कि 22 ही होंगे या 20 ही होंगे, कम भी हो सकते हैं। 2-2 नंबर वाले ज़्यादा दे दिए तो 15 ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। हो सकता है सारे 2-2 नंबर वाले दे दिए तो 15 ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। 1 नंबर वाले एक भी नहीं दिया तो इसका कोई वो नहीं है कि 1-1 नंबर वाले भी आएंगे, 2-2 नंबर वाले भी आएंगे, कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी रेशियोज में आ सकते हैं। अब अगला सवाल कि सर ये जो 30 क्वेश्चंस आते हैं MCQ के, ये सिर्फ इनकम टैक्स से आते हैं या ये सिर्फ GST से आते हैं या दोनों से आते हैं? तो इसका आंसर क्या है? दोनों से आते हैं। और आप मान के चलो कि यही 3:2 के रेशियो में आते हैं। वैसे ये भी कुछ फिक्स्ड नहीं है। फिक्स ये तो है कि 60 नंबर का इनकम टैक्स आएगा, 40 नंबर का GST आएगा, बट इसके अंदर क्या इसी रेशियो में MCQs आएंगे? ये फिक्स्ड नहीं है, बट आप मान के चलो कि इसी रेशियो में आएंगे, एस्टीमेट मान लो, हाँ, ठीक है ना। तो हम क्या मान के चलेंगे कि अगर 30 नंबर के MCQs आने हैं तो 30 का 60% क्या होता है? 18 नंबर, और 40% क्या होता है? 12 नंबर। तो मान के चलो रफ आइडिया कि 18 नंबर के इनकम टैक्स आएंगे और 12 नंबर के इनडायरेक्ट टैक्स यानी GST से आएंगे। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? तो अभी तक हम लोगों ने कुछ पढ़ना शुरू नहीं किया है, अभी तक हम सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ रहे हैं हमारे पेपर का। उससे पहले हमने क्या समझा था? CA इंटरमीडिएट लेवल का, कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। और अब हम समझ रहे हैं कि जो पेपर आता है टैक्सेशन का वो कैसे आता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़े, आइए बैठिए, आगे बढ़े। ऐसा कोई डाउट है?
किसी को कोई डाउट है? भाई शैली, आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? कोई डाउट? नो सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको एक बेसिक आइडिया लग चुका है टैक्सेशन पेपर का। अब सुनो, जो टैक्सेशन का पेपर है इसमें जो पार्ट ए है इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, और जो पार्ट बी है वो जीएसटी है। जीएसटी को हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इनकम टैक्स 60 मार्क्स का आता है, दोबारा बता रहा हूँ, और जीएसटी 40 मार्क्स का आता है, और आपका टोटल टैक्सेशन का पेपर 100 नंबर का हो जाता है। अब इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम समझते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या है और इसको क्यों डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। फिर हम समझेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या है और क्यों इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। डायरेक्ट टैक्स, अगर एक पर्सन है, मान के चलो मैं हूं वो पर्सन, ठीक है ना, और मैंने कुछ इनकम अर्न करी, इनकम, और वो इनकम एक बेसिक एग्जेम्पशन से ज़्यादा थी। आप बोलोगे सर ये बेसिक एग्जेम्पशन क्या होता है, तो अभी के लिए आपको क्लियर कर देता हूँ। 2,50,000 पर एनम। अगर कोई भी पर्सन 2.5 लाख रुपए 2,50,000 पर एनम या इससे कम कमाता है, तो हम बोलते हैं कि भाई तुझे टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर वो 2,50,000 से ज़्यादा कमाता है तो उसको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है ना। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें और भी आ जाती हैं इनटू अ पिक्चर, जो आप बोल रहे हो रिबेट 87A, बट देखो वो रिबेट हर इंडिविजुअल को नहीं मिलती, ठीक है ना। वो केवल नहीं, वो केवल रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है, रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है, एचओएफ को भी नहीं मिलती, और नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल को भी नहीं मिलती। अगर कोई इंडिया के बाहर का बंदा इंडिया में आकर के कमाई करता है तो उसके लिए बेसिक एग्जेम्पशन क्या है, 2,50,000 है, 5 लाख नहीं है, ठीक है। ये बाद में समझेंगे, अगर अभी समझा दिया तो जो नए बच्चे उनको समझ ही नहीं आएगा फिर ने क्या बात बोल दी। तो अभी के लिए हम क्या मान के चलते हैं कि अगर आप साल का 2,50,000 पर एनम तक कमाते हो तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है, इससे ज़्यादा पे टैक्स पे करना है। तो अगर आपकी इनकम 2,50,000 से ज़्यादा है, 2,50,000 से ज़्यादा है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, लाओ जी लाओ टैक्स लाओ, ठीक है ना। उनकी जीप लप आ जाएगी, आओ जी पैसा आएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, टैक्स पे करना पड़ेगा। कैसे टैक्स पे करते हैं, आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो जिसमें आप बताते हो कि भाई इस साल मैंने इतना इतना कमाया, इतनी मुझे सैलरी मिली, फिर जो भी फिगर है 2 लाख रुपए सैलरी मिली, 2 लाख रुपए मेरा एक घर है जो मैंने रेंट पे दे रखा है तो मुझे रेंटल इनकम मिली। फिर मैं एक पार्ट टाइम बिजनेस भी करता हूँ तो 2-2.5 लाख रुपए वहाँ से आ गए। फिर मैंने एफडीज करा रखे तो जिस पर मुझे इंटरेस्ट मिलता है, ये भी कुछ मेरा 50,000 रुपये आ गया, ठीक है ना। फिर मैं शेयर्स में भी डील करता हूँ, मैंने शेयर खरीदे बेचे हैं ड्यूरिंग अ ईयर, उस पर भी मुझे फ़ायदा हो गया। मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी बेची है, उस पर मुझे फ़ायदा हो गया। तो ये सारी इनकम्स आप दिखाते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। उनको जानना उनका अधिकार है कि भाई अगर तुम टैक्स दे रहे हो तो उसका बाइफर्केशन क्या है, कितना कितना कहाँ कहाँ कमाया है, ठीक है ना। हम भी देखें तुम सही बता रहे हो नहीं बता रहे, और सही से टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो नहीं कर रहे, तो हम सारी डिटेल्स उनको देते हैं इनकम टैक्स रिटर्न में। इनकम टैक्स रिटर्न साल में एक बार फाइल की जाती है, हर साल फाइल की जाती है, और उसकी ड्यू डेट होती है साल ख़त्म होने के बाद 31 जुलाई। तो जैसे अभी साल ख़त्म हो जाएगा, अभी क्या चल रहा है, जनवरी, कौन सी तारीख है, 9 तारीख है शायद, 9 तारीख है, आज 9 जनवरी है। तो आज साल खत्म होने, अब साल कब खत्म होगा, 31 मार्च 2023 को। अब जिस पर्सन ने, जिस भी इंडिविजुअल ने 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 के बीच में कमाया है, जितना भी कमाया है, और वो 2.5 लाख से ज़्यादा कमाया है, तो उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, बताना है कि मैंने इतना इतना कमाया और टैक्स भी पे करना है। अब वो कब तक रिटर्न फाइल करेगा, 31 जुलाई 2023 तक। कितने महीने का टाइम मिल गया, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने का टाइम मिल गया। कि आपके पास 4 महीने बफर है। इस ड्यूरेशन में आप अपनी इनकम पिछले जो भी आपने प्रीवियस ईयर ही हो गया ना, जब वो साल नया साल शुरू हो गया 1 अप्रैल से, तो ये वाला साल जिसके हम इनकम कैलकुलेट करें प्रीवियस ईयर हो गया। तो आपने प्रीवियस ईयर जो भी कमाया है उसकी डिटेल्स शेयर करो, टैक्स पे करो। आ रही बात समझ। और कितना टाइम दिया, 4 महीने का टाइम दिया। तो जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, फिर वहाँ पे आप वो जब रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपका टैक्स लायबिलिटी बता देता है तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके कि जी आपने इतना इतना कमाया है, अब आपको इतना टैक्स बनता है, इतना टैक्स पे कर दो। तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है ई पे टैक्स। क्या ऑप्शन आता है, ई पे टैक्स, यानी इलेक्ट्रॉनिकली टैक्स को पे करो। आप उस पर क्लिक करोगे, एक फॉर्म आ जाएगा, उसको फिल करोगे, आप नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू या पेटीएम यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर दोगे, आपका टैक्स कट जाएगा। टैक्स
आपका जो पेमेंट है वो बैंक से कट करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाएगा और उसकी कुछ डिटेल्स होती हैं, चालान नंबर वगैरह, जो आप वापस अपने इनकम टैक्स रिटर्न में लिखते हो और अपनी रिटर्न को फाइल कर देते हो। ये पूरा प्रोसेस होता है जो मैंने आपको एक ब्रीफ तरीके से समझाया। अब आपके अकाउंट से पैसा कटा और किसके अकाउंट में चला गया? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकाउंट में चला गया। तो आपकी जेब से पैसा सीधा गवर्नमेंट के पास चला गया। क्या आपके और गवर्नमेंट के बीच में कोई आया? नहीं, ये डायरेक्ट पेमेंट है। क्योंकि डायरेक्ट पेमेंट है तो उसको हमने बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स है। जो पेयर है और जो रिसीवर है उसके बीच में कोई नहीं आ रहा, तो ये क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। बट वहीं अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगेन ये आप हो, आपको लगी आपके पेटू में भूख कि भाई कुछ खाना है, आप जल्दी से पहुंच गए डोमिनोज, आपने डोमिनोज को एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ठीक है ना, ऑर्डर किया और आपको पिज़्ज़ा मिल गया, आपने वो पिज़्ज़ा कंज्यूम किया। अच्छा, जब आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया होगा तो आपका बिल पकड़ा दिया होगा उन्होंने, ये बिल है मान के चलो, जिसके अंदर लिखा है कि जो पिज़्ज़ा है उसकी वैल्यू है 1000 रुपये। फिर इसमें जीएसटी लगा दिया। कौन कौन से 2 जीएसटी लगा देते हैं? CGST और SGST, दोनों 2.5% होते हैं। तो कितना हो गए? 25 रुपये और 25 रुपये। तो आपको टोटल बिल कितना पे करना पड़ेगा? 1050। तो 5% टैक्स हो गया। 1000 रुपये का 5% कितना होता है? 50 रुपये। 50 रुपये टैक्स हो गया। अब आप डोमिनोज को कितना पे करोगे बताओ? 1050। क्या आपके पास ऑप्शन है 1000 रुपये पे करने का? क्या बोल सकते हो कि जी मैं टैक्स पे नहीं करना चाहता, मेरी मर्जी है, मैं तो सिर्फ पिज़्ज़ा का वैल्यू पे कर रहा हूँ, टैक्स नहीं पे कर रहा? क्या वो डोमिनोज मान जाएगा? नहीं, बोलेगा जी देखो आप तो 1000 रुपये पे करके निकल लोगे, बट गवर्नमेंट ने हमारी ड्यूटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना रखी है कि भाई जो भी आपसे सामान खरीद रहा है उससे आपको टैक्स लेना है, और अगर आपने नहीं लिया तो आपको पकड़ेंगे हम, उसको नहीं पकड़ेंगे जो पिज़्ज़ा खा के भाग गया बिना टैक्स दिए। तो क्योंकि गवर्नमेंट की लाठी किसके ऊपर बज रही है? डोमिनोज के ऊपर बज रही है, तो अपने आप को बचाने के लिए आपसे टैक्स लेगा ही लेगा, वो आपको छोड़ेगा ही नहीं बिना टैक्स के। वो तो ये बोलेगा कि भाई एक बार को 1000 रुपये में डिस्काउंट देता हूँ, टैक्स भी नहीं होगा, टैक्स दे दो तो भाई पूरा टैक्स चाहिए मुझको, ठीक है ना। तो आपको पे करना पड़ेगा डोमिनोज को कितना? 1050 रुपये, ठीक है ना। लॉ बोलता है, ये लॉ किसके ऊपर लग रहा है? डंडी, लॉ की लाठी किसके ऊपर बज रही है? डोमिनोज के ऊपर, कि भाई लेना है, नहीं लोगे तो तुम्हें पकड़ेंगे, जो बंदा गया उसको नहीं पकड़ेंगे। अब सुनो, आपने डोमिनोज को 1050 पे किए, बट डोमिनोज को अधिकार कितने रुपए पर है? बताओ जी, डोमिनोज को अधिकार कितने रुपए पर है? सिर्फ 1000 रुपये पर। डोमिनोज बोलेगा जी ये जो 50 रुपये मैंने रिसीव कर तो लिए हैं, बट इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है, मैं इसको खर्च नहीं कर सकता, ये पैसा तो मुझे पे करना पड़ेगा किसको? गवर्नमेंट। तो डोमिनोज गवर्नमेंट को कितना पे कर देगा? 50 रुपये, ₹50। हाँ, तो एक तरीके से डोमिनोज का ये रेवेन्यू नहीं है, एक तरीके से लाइबिलिटी है कि भाई मुझे पे करना है आगे। अच्छा सुनो, गवर्नमेंट को जो पे करता है टैक्स वो कौन है? डोमिनोज कौन है? सप्लायर। तो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने की जो लाइबिलिटी है वो किसकी होती है? सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज, ठीक है ना। अगर आप कोई सर्विस लेने जाते हो तो आपसे अगेन जीएसटी चार्ज करेंगे वो। अब अगर आपसे जीएसटी चार्ज किया है तो गवर्नमेंट को पे भी करेंगे वो। अब गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने की लायबिलिटी किसकी है? आपकी, या जो सप्लायर है जिसने आपको सर्विसेज दी है उसकी? सप्लायर की, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सप्लायर की होती है। तो सप्लायर ने गवर्नमेंट को 50 रुपये जीएसटी पे करती है, बट गवर्नमेंट की जेब में जो 50 रुपये आया है ये सप्लायर की जेब में किसने दिया था? रेसिपिएंट ने। यानी कि अल्टीमेट बर्डन जो है टैक्स का वो किस पे पड़ता है? रेसिपिएंट पे। तो हम क्या बोलेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स के केस में क्या हो रहा है कि जो पेयर है, जो टैक्स का पेयर है वो तो सप्लायर है, बट जो अल्टीमेट बर्डन आता है टैक्स का वो रेसिपिएंट पे आता है। अब सुनो, हम बोल सकते हैं कि आपने इसको 50 रुपये पे किए और इसने यही सेम 50 रुपये गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो क्या आपके और गवर्नमेंट के बीच में इंटरमीडिएट पर्सन आ गया? मीडियोकर पर्सन आ गया। और इसी वजह से हम बोलते हैं इसको इनडायरेक्ट टैक्स, कि आप डायरेक्टली पे नहीं कर रहे। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया था? डायरेक्टली पे किया था तो ये हो गया था डायरेक्ट टैक्स, बट यहाँ पर आपने डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं किया, आपने इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया, तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपको फर्क समझ आया डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है? अच्छा, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि अल्टीमेट बर्डन मुझ पे ही पड़ रहा है, और फर्क क्या है? एक केस में मुझे डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना है और एक केस में मुझे डोमिनोज को पे करना है। डोमिनोज देखेगा अब गवर्नमेंट को पे करने का, मुझे नहीं करना। एक केस में अगर मैंने पे नहीं किया इनकम टैक्स के केस में, तो गवर्नमेंट की लाठी मेरे ऊपर ही बजेगी, हाँ भाई तू जेल चल या पेनल्टी पे कर।
बट इस केस में अगर मैंने पे नहीं किया तो गवर्नमेंट की लाठी डोमिनोज पर चलेगी कि भाई अपनी जेब से दे बट मुझे चाहिए, तूने क्यों नहीं लिया, तेरी गलती है। ये बातें समझ आ रही हैं आप लोगों को? इजी इजी, ठीक है ना। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसका एक ओवरव्यू आपको पता चल चुका है। अब हम अपना सिलेबस जो शुरू करेंगे वो पहले डायरेक्ट टैक्स का करेंगे। हम डायरेक्ट टैक्स पढ़ना शुरू करेंगे, इसमें हमें काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी लेक्चर्स लगेंगे, ठीक है ना। मान के चलो अराउंड 50 लेक्चर्स हमें लगेंगे डायरेक्ट टैक्स पढ़ने में, और अराउंड 20 लेक्चर्स लगेंगे हमें इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ने में। तो टोटल लेक्चर्स कितने हो गए? 70। ये बातें समझ आ रही है? ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में आपके दिमाग में आएगा कि सर ज़्यादा स्कोरिंग, ज़्यादा अच्छा क्या है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या है। तो इंटरेस्टिंग दोनों है, बट ज़्यादा स्कोरिंग जीएसटी को बोला जा सकता है, क्योंकि काफ़ी कम पढ़ना है और 40 नंबर मिलेंगे। इस बार के पेपर में सबसे ज़्यादा मुश्किल जीएसटी था। वो आ गया जीएसटी मुश्किल इस बार के पेपर्स में, बट हर बार ऐसा नहीं होता, हर बार ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। आप देखो, हो सकता है किसी पेपर में जीएसटी बहुत आसान आ जाए और इनकम टैक्स बहुत मुश्किल आ जाए, तो आप बोलोगे इनकम टैक्स मुश्किल था, वो आपकी एक क्या बन गई, एक आपका वो बन गया पर्सपेक्टिव कि इनकम टैक्स मुश्किल आता है। बट आपके अटेम्प्ट में क्या हो गया, उल्टा हो गया, तो आपको क्या लगता है कि जीएसटी मुश्किल आता है। बट मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि जनरली क्या रहता है, तो जनरली इनकम टैक्स थोड़ा कम स्कोरिंग है, जीएसटी थोड़ा ज़्यादा स्कोरिंग है। अब किसी अटेम्प्ट में आगे पीछे कर दे उस चीज़ को तो बात अलग है, ठीक है ना। बट ओवरऑल इनकम टैक्स थोड़ा मुश्किल है टू स्कोर इन इनकम टैक्स, बट जीएसटी में स्कोर करना आसान है, क्योंकि जीएसटी में प्रोविजंस काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में तो इतने सारे प्रोविजंस हैं, इतने सारे सेक्शंस हैं कि पूछो मत। जीएसटी में कंपैरेटिवली बहुत कम पढ़ना है आपको, ठीक है। चलो, अब हम अपना सिलेबस कैसे शुरू करेंगे, डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स से। फिर हम जब अपना ये सिलेबस कंप्लीट करेंगे फिर हम आएंगे जीएसटी के ऊपर। अब हमें जो पढ़ना है डायरेक्ट टैक्स के अंदर वो क्या है, ये रही बुक आपके सामने, और ये वो चैप्टर्स जो आपको डायरेक्ट टैक्स के अंदर पढ़ने हैं। मैं आपको 2 बुक्स दूंगा टैक्सेशन की, एक डायरेक्ट टैक्स की, एक इनडायरेक्ट टैक्स की, यानी कि एक इनकम टैक्स की और एक जीएसटी की, ठीक है। ये आपके सामने जो अभी बुक है ये किसकी है, ये डायरेक्ट टैक्स की है। अच्छा, मेरी बुक के अंदर क्वेश्चंस नहीं है, मेरी बुक के अंदर क्वेश्चंस नहीं है, मेरे बुक के अंदर चार्ट्स हैं, थ्योरी है जो एक्सप्लेन करेगी लॉ को। लॉ पढ़ लोगे, बट लॉ पढ़ने से काम नहीं चलता। इनकम टैक्स के अंदर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको समझ ही नहीं आएगा कि उस लॉ को यूज़ कैसे करना है क्वेश्चंस के अंदर। मैंने आपको लॉ समझा दिया कि ये लॉ है, इस तरीके से इनकम टैक्स निकलता है, बट जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तब आप एग्जाम में उस लॉ को यूज़ नहीं कर पाओगे। आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी चाहिए। तो ये जो पूरा लॉ हम पढ़ेंगे, बट प्रैक्टिस करेंगे कैसे, बुक से। कौन सी बुक, सी इंस्टीट्यूट की बुक, प्लस एक और बुक है जिसमें मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, गिरीश आहूजा, ठीक है ना। गिरीश आहूजा एक बुक है जिसमें मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। ये बुक इजीली मार्केट में मिल जाती है, ऑनलाइन मिल जाती है, अमेजोन वगैरह पे आप लोग बाय कर सकते हो, या फिर सी इंस्टीट्यूट की बुक तो आपको मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें से आप क्वेश्चंस कर सकते हो। तो हम पढ़ेंगे इस बुक से और क्वेश्चंस करेंगे बाकी बुक से। ये बात समझ आ गई आप लोगों को, ठीक है। एक और सवाल जो आप लोगों के दिमाग में आएगा कि सर जैसे 12th क्लास में हमारे पास कॉमर्स थी, तो हमें एक था कि हाँ अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जिनके पास मैथ भी थी, अब मैथ एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बिजनेस स्टडीज एक थ्योरी सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स को हम प्रैक्टिकल भी नहीं बोल सकते, थ्योरी भी नहीं बोल सकते, कहीं बीच की लाइन में आता है, मतलब उसके कॉन्सेप्ट बहुत प्रैक्टिकल लगते हैं, डिमांड सप्लाई वाले, ठीक है ना। बट पढ़ना हमें थ्योरी ही है, उसमें कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करने इतने, बट वो बीच की लाइन है ना, उसको एकदम कोर थ्योरी बोल सकते, बीएफटी जैसा थ्योरी भी नहीं है वो, और अकाउंट जैसा प्रैक्टिकल भी नहीं है, एक बीच का सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ऐसे इंग्लिश एक थ्योरी सब्जेक्ट है, हमारे दिमाग में होता है। अब ऐसे ही सी इंटरमीडिएट लेवल पर जब सब्जेक्ट्स आते हैं तो कौन सा प्रैक्टिकल है, कौन सा थ्योरी है। अब जैसे अकाउंट्स की बात आती है तो आपको पता ही है प्रैक्टिकल होगा, लॉ की बात आती है आपको पता है थ्योरी ही होगा, ठीक है ना। अब डाउट आता है सर कॉस्टिंग भी एक सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, ऑडिट एक सब्जेक्ट है, टैक्सेशन एक सब्जेक्ट है, इनके बारे में कुछ प्रकाश डालें इन सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, वो अकाउंट से भी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल है वो, ठीक है ना। कॉस्टिंग अगेन एक कोर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एकदम ही मस्त लेवल का प्रैक्टिकल है वो भी, उसमें भी अकाउंट से ज़्यादा कैलकुलेशन, अकाउंट से ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, अरे बात समझ। और इसके बाद क्या आ गया, लॉ, ऑडिट। ऑडिट आपको पता ही है थ्योरी होने वाला है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि आपको पढ़ना थ्योरी है, बट उसकी जो अप्रोच है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, इम्प्लीकेशन प्रैक्टिकल। अब सुनो, अब सीए बन जाओगे, आप ऑडिट पे जाओगे तो क्या बुक खोल खोल करके देखोगे क्या करूँ, नहीं, आप प्रैक्टिकली सोचोगे कि ये जो बिजनेस है जिसके मैं बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट कर रहा हूँ यानी कि चेक कर रहा हूँ, ये बिजनेस
प्रैक्टिकली सोचो कि मैं क्या चेक करूँ पहले। तो उससे मैं पहले लेजर्स मंगवा लेता हूँ, बिल्स मंगवा लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कि उसने बिल्स ठीक से चढ़ाए या नहीं चढ़ाए। ये छोटी छोटी चीज़ें चेक करोगे। फिर उसे पेमेंट्स की डिटेल मंगवा लेता हूँ, किस किस को पेमेंट करी है, बिल्स चेक कर लेता हूँ, रिसीट वाउचर चेक कर लेता हूँ। ये सारी चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें चेक कर लेता हूँ। फिर आगे चल के अकाउंट्स बनाओगे, अकाउंट्स चेक करोगे जो कंपनी ने बनाए कि भाई ठीक बनाए कि नहीं बनाए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करे कि नहीं करे। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आप हर एक चीज़ करोगे। तो पढ़ोगे थ्योरी, बट अप्रोच इम्प्लीकेशन एकदम प्रैक्टिकल होता है किसका, ऑडिट का। अब आ जाते हैं आखिरी सब्जेक्ट टैक्सेशन के ऊपर। क्या है टैक्सेशन, प्रैक्टिकल या थ्योरी? बिल्कुल सेम, पढ़ना लॉ है, क्योंकि मैंने आपको बताया आपको लॉ पढ़ना है। उस लॉ का नाम भी बताया, इनकम टैक्स एक्ट 1961। अभी तो एक एक्ट हो गया ना, एक्ट तो ऑब्वियस ही बात है भाई थ्योरी होगा। तो थ्योरी आपको पढ़नी है, बट एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल आएंगे। तो आपको करना क्या, किसी भी पर्सन की इनकम कैलकुलेट करनी है अलग अलग हेड्स के अंदर, टैक्स कैलकुलेट करना है। तो अब ये कैलकुलेशन वाला पार्ट तो प्रैक्टिकल हो गया ना भाई, ठीक है ना। तो आपको पढ़ना थ्योरी है, बट वो थ्योरी यूज करना है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने के लिए। तो ये इस टाइप का सब्जेक्ट है। तो अगर आप मेरी बुक देखोगे आपको क्या दिखेगा, आपको थ्योरी दिखेगा, बीच बीच में आपको ये नंबर्स भी दिखेंगे, बट ये नंबर्स एक तरीके से इनकम और टैक्सेस हैं, या कितना कितना परसेंटेज क्या टैक्स लगेगा वो है, या आगे चल के बताऊंगा, अभी आपको समझ ही नहीं आएगा है क्या ये, ठीक है ना। फिर देखो आपको और क्या दिखेगा, देखो आपको ये टेबल्स दिखेंगी छोटी मोटी, बट आपको मेनली थ्योरी पार्ट दिखेगा, ठीक है ना। डेज वेव्स दिख रहे हैं, ठीक है ना। ये आपको छोटे मोटे चार्ट्स दिखेंगे, देखो ये टेबल्स दिखेंगी, चार्ट्स दिखेंगे। जैसे पहला चैप्टर सैलरीज है, अब सैलरीज के अंदर देखो आपको ये फ्लो चार्ट्स वगैरह दिख रहे हैं, ठीक है ना। आपको सैलरी स्लिप दिख रही है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है ना। फिर आप आगे देखो आपको फ्लो चार्ट्स दिख रहे हैं, पेंशन का चार्ट आ गया, ये पेंशन सुना है ना क्या होता है पेंशन, तो ये इसका फ्लो चार्ट आ गया। फिर अगला हमने क्या देखा, ग्रेचुटी देखा। क्या अभी आपको समझ नहीं आएगा कि क्या है, ये तो चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ आएगा, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर देखो अगेन चार्ट्स आ गए, कुछ फिगर्स आ गई, ठीक है ना। फिर आपने देखो अगला चार्ट देखा लीव सैलरी का, इसके अंदर चार्ट्स आ गए, फिगर्स आ गई। तो आपको पूरी बुक में ये सब दिखने वाला है। तो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि प्रैक्टिकल तो कुछ नहीं है, थ्योरी थ्योरी है जो आपने चार्ट के फॉर्म में और नॉर्मल फॉर्म में दे रखी है। तो पढ़ना भी यही है टेक्स्ट के अंदर। बट जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट होगा और उसके हम क्वेश्चंस करेंगे, अब देखोगे एकदम से प्रैक्टिकल हो गया सब। अब मुझे सारी फिगर से डील करना है, नंबर्स, सैलरी फिगर है, सैलरी के अंदर कंपोनेंट्स मिलते हैं, ठीक है ना। कन्वेंस अलाउंस, ये अलाउंस, वो अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, वो सारी फिगर्स हैं, उनको ऐड करना है। कौन सी फिगर ऐड होगी, कौन सी फिगर नहीं ऐड होगी, लॉ सब पढ़ के समझ आएगा। कौन सी फिगर पूरी ऐड होगी, कौन सी फिगर कुछ ऐड होगी, एडजस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी फिगर्स के अंदर, ये लॉ पढ़ के समझ आएगा। तो लॉ पढ़ना ज़रूरी है, तभी आप फिगर्स ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई कर पाओगे। आ रही बात समझ आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, बट इसके अंदर जो प्रैक्टिकल पार्ट है ना वो ऐसा नहीं है। जैसे अकाउंट्स में आपने समझा है ना कि पहले आपको अकाउंट्स का लॉ पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। फिर आप अकाउंट्स में एडिशंस सब्ट्रैक्शंस करते हो, बट उसमें जो मैथमेटिक्स अप्लाई होती है वो ज़्यादा लिमिटेड है। उसमें कुछ आपको किसी चीज़ को डिवाइड इतना नहीं करना होता, मल्टीप्लाई इतना नहीं करना होता, मेनली एडिशन सब्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है ना। उसके अंदर कोई इक्वेशन नहीं पढ़नी आपको अलग अलग बड़ी बड़ी, कोई बड़े बड़े फॉर्मूलेज नहीं पढ़ने, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और ज़्यादा प्लस माइनस होता है। बिल्कुल ऐसे टैक्स में भी है, कोई बड़े बड़े फॉर्मूलेज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। छोटे छोटे एडिशन सब्ट्रैक्शन ही करने होते हैं। चलो अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दिया है अबाउट द सब्जेक्ट, और इसी में हमें अप्रॉक्स 1 घंटे से ज़्यादा लग गया। आओ जी, समझो इस बात को। पहली बात, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स, हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। पहली बात से शुरुआत करेंगे। पहली बात है कि क्या आपको एक कैलेंडर ईयर और एक फाइनेंशियल ईयर में फ़र्क पता है? आपको पता है ना, 2 टाइप के ईयर्स होते हैं, कैलेंडर ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, आप बोलोगे सर और भी तरीके के होते हैं, हिंदू कैलेंडर भी होता है, वो भी एक अलग होता है, चाइनीज़ कैलेंडर भी होता है, उन सबको छोड़ो, वो हमारे मतलब की बात नहीं है, ठीक है ना। अभी वैसे ब्रॉडली 2 टाइप के ईयर्स होते हैं, एक कैलेंडर ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर। बताओ जी क्या फ़र्क है? वेरी गुड, जनवरी टू दिसंबर होता है और फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर आज आपसे कोई पूछे, आज
कि भाई कौन सा साल चल रहा है, आपकी मम्मी आपसे पूछ ली कि बेटा कौन सा साल चल रहा है, तो क्या बोलोगे उनको? 2023। 2023 क्यों? क्योंकि ये शुरू होता है 1 जनवरी, अभी की बात करें तो 2023, और ख़त्म होता है 31 दिसंबर 2023। ठीक है ना? तो अगर आपसे कोई पूछता है कौन सा साल चल रहा है, आपकी मम्मी पापा टाइप लोग, तो आप बोलोगे कि सर 2023 चल रहा है। बट अगर आप आर्टिकलशिप में चले गए, आपने सीए के ग्रुप क्लियर कर लिया इंटर का, और आप सीए के अंडर अपने आर्टिकलशिप कर रहे हो, और आपके सीए ने आपसे पूछ लिया आज के दिन, मानो आज आप आर्टिकलशिप आए हो, मैं आपका बॉस हूँ, मैंने पूछ लिया बेटा कौन सा साल चल रहा है, तो क्या आंसर दोगे? 2022-23। तो आप बोलोगे 22-23 चल रहा है। क्या बोलोगे? ईयर 22-23 चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये शुरू होता है 1 अप्रैल को और ख़त्म होता है 31 मार्च को। और आज क्योंकि 9 जनवरी 2023 है, तो इसी पीरियड में फॉल करती है वो डेट। इस पीरियड के अलावा किसी और पीरियड में फॉल करेगी क्या? नहीं, इसी पीरियड में फॉल करती है। और ये पीरियड क्या है? फ्रॉम 22 to 23, यानी कि 22-23। तो इस पर लिखने में भी फ़र्क है, दिख रहा है आपको? लिखने में भी फ़र्क है, ये कैसे लिखा मैंने और ये कैसे लिखा मैंने। क्लियर है? तो बोलने में भी फ़र्क है, लिखने में भी फ़र्क है, ठीक है ना? और वैसे भी फ़र्क है कि भाई 1 जनवरी को शुरू होकर के 31 दिसंबर को ख़त्म होता है, 1 अप्रैल को शुरू होकर के 31 मार्च को ख़त्म होता है। आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि सर एक इतनी छोटी चीज़, इतनी ईजी चीज़ क्यों बता रहे हो? इसके पीछे लॉजिक क्या है बताने का? तो बताने का लॉजिक ये है कि भाई आप पढ़ने वाले हो इनकम टैक्स, और आपको पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स में हमारा मेन पर्पस 2 हैं, एक इनकम कैलकुलेट करना और फिर उस इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करना। ये 2 मेन पर्पस हैं, पहला इनकम कैलकुलेट करना और दूसरा उस इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करना। हम किसकी इनकम कैलकुलेट करना सीखेंगे सर? एक इंडिविजुअल की। बट क्या सिर्फ एक इंडिविजुअल इनकम टैक्स देता है? नहीं, कंपनी भी तो देती है इनकम टैक्स, पार्टनरशिप फर्म भी तो देती है इनकम टैक्स, एचयूएफ भी तो देता है इनकम टैक्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और भी बहुत सारे पर्सन होते हैं जो टैक्स देते हैं। कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, यूनिवर्सिटीज, डेली यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह, चैरिटेबल सोसाइटीज़ होती हैं। और ये बात समझ, ये सभी तो टैक्स देते हैं। क्या इनकी इनकम कैलकुलेट करना सिखाओगे सर हमको? तो आंसर इज सीखोगे, बट फाइनल लेवल पर। इंटरमीडिएट लेवल पर आपको फोकस किस पे करना है कि एक इंडिविजुअल की इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है। क्या सीखना है कि एक इंडिविजुअल की इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, और थोड़ा बहुत फोकस आएगा हमारा कि एक पार्टनरशिप फर्म की इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है। डिटेल में नहीं है, बट उसका एक ओवरव्यू है। बट बाकी सब लोगों की इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, कंपनीज की, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ की, ये सब हम लोग सीखते हैं सीए फाइनल लेवल पर। एचयूएफ की, ठीक है, कहाँ सीखते हैं? सीए फाइनल लेवल पर। आ रही बात समझ आप लोगों को? अब एक इंडिविजुअल की अगर आपको इनकम कैलकुलेट करनी है, तो इनकम 1 महीने की होती है, 6 महीने की होती है, 1 साल की होती है, 2 साल की होती है, कितने ड्यूरेशन की कैलकुलेट करनी होती है? तो आंसर इज 1 ईयर। अब वो 1 साल कौन सा साल होता है सर? कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर? वो साल कौन सा होता है? हम एक कैलेंडर ईयर की इनकम पे इनकम टैक्स पे करते हैं, या हम एक फाइनेंशियल ईयर की इनकम पे इनकम टैक्स पे करते हैं? तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने आपको हिंट दिया था थोड़ी देर पहले, फाइनेंशियल ईयर। मैंने बोला नहीं था कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है, ड्यू डेट क्या होती है? 31 जुलाई, जो कि 4 महीने बाद आती है साल खत्म होने के। तो साल कब खत्म होता है? 31 मार्च को। तभी तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने है। मैंने आपको हिंट दे दिया था। यानी कि आपको जो इनकम टैक्स के लिए इनकम कैलकुलेट करनी है, वो इनकम एक इंडिविजुअल की करनी है इंटरमीडिएट लेवल पर, और वो एक फाइनेंशियल ईयर की करनी है। इसलिए मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर होता क्या। तो अगर किसी को डाउट था फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर में क्या फ़र्क होता है, तो एक आइडिया मिल गया। एक और आपको चीज़ एक अलग लेवल पर समझ आ गई होगी आज, ठीक है ना? आप इंटर रिलेट कर पाओगे कि क्यों फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे सर ने पढ़ाया। अब दूसरा सवाल, ठीक है ना? तो हमारा फाइनेंशियल ईयर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वैसे तो मैं आपको बताऊँ, जैसे ही आपने 10th क्लास के बाद कॉमर्स ऑप्ट करी थी, तो आपके लिए जो ईयर की डेफिनेशन है उसी वक्त चेंज हो गई थी। क्यों? आपने 11th क्लास में अकाउंट्स पढ़ी, ईयर क्या होता था कंपनीज की बैलेंस शीट क्लोज करने के लिए? 31 मार्च। अब बैलेंस शीट पी&एल अकाउंट कब बनाते थे? एज ऑन 31 मार्च। फिर अब सीए करने लग गए हो, अब सीए में भी इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, फाइनेंशियल ईयर यूज़ करोगे इनकम कैलकुलेट करने के लिए। अरे बात समझ, अकाउंट्स पढ़ोगे, अगेन फाइनेंशियल ईयर यूज़ करोगे, ठीक है ना? तो फाइनेंशियल ईयर आपकी ज़िंदगी का पार्ट बन चुका है। क्लियर हो गई बात? चलो अगला सवाल। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट। मेरा अगला सवाल है आपसे
अब ये चीज़ आपको कुछ बच्चों को पता होगी बट सबको नहीं पता होगी। क्या फ़र्क होता है एक प्रीवियस ईयर में और एक असेसमेंट ईयर में? ओके तो अभी देखो, अगर आप लोगों ने पहली बार टैक्स पढ़ रहे हो, आपने पहली बार ये टर्म सुना है प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। अच्छा देखो, प्रीवियस ईयर तो हो सकता है आपने सुना हो, क्योंकि लोग जनरली पिछले साल को प्रीवियस ईयर ही बोलते हैं। अगर मैं बोलना है कि पिछले साल मैं घूमने गया था, तो आप क्या बोलोगे? प्रीवियस ईयर आई वेंट टू फुकेट, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर एक कॉमन टर्म है जो आप यूज़ कर सकते हो, बट असेसमेंट ईयर आपने पहले कभी यूज़ नहीं किया होगा टर्म, नॉर्मल अपनी वार्तालाप में दोस्तों से बात करते हैं, फैमिली से बात करते हैं। तो प्रीवियस ईयर आपके दिमाग में सेट है कि सर जो साल बीत गया उसको हम प्रीवियस ईयर बोलेंगे, ठीक है ना। बट क्या ये डेफिनेशन सही है इनकम टैक्स के अंदर, कि इनकम टैक्स में भी प्रीवियस ईयर का यही मतलब है, और ये असेसमेंट ईयर कौन सी नई चीज़ आ गई? अब ये समझना ज़रूरी है, तो इस चीज़ को ध्यान से समझना। देखो, इनकम टैक्स के अंदर मैंने आपको क्या बोला कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको इनकम कैलकुलेट करनी होती है। अब हर क्वेश्चन के अंदर जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है इनकम कैलकुलेट करना या टैक्स कैलकुलेट करने वाला, उसके अंदर इन दोनों में से एक वर्ड 100% होगा। या तो उस क्वेश्चन के अंदर प्रीवियस ईयर मेंशन होगा या असेसमेंट ईयर मेंशन होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनकम टैक्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है जिसमें इनकम या टैक्स कैलकुलेट करना है और उसमें से इन दोनों में से किसी वर्ड का यूज़ ना हो। दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। यानी ये दो वर्ड्स आपको हर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दिखने वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट है, फिर इनको समझना, इनके बीच फ़र्क समझना इंपॉर्टेंट है फिर, ठीक है। अब देखो, इन दोनों के बीच एक चीज़ कॉमन है और वो है कि ये दोनों फाइनेंशियल ईयर होते हैं। तो अगर 1 अप्रैल 2021 को शुरू हुआ तो कब खत्म होगा? 31 मार्च 2022 को। फिर ये डेट अगला दिन कौन सा लग गया? 1 अप्रैल 2022, और कब खत्म होगा? 31 मार्च 2023। आगे बात समझ क्लियर है? इतनी बात। अब सुनो, मान के मैं आर्यन से पूछता हूँ कि आर्यन आपकी हॉबी क्या है? बताओ। क्रिकेट खेलना, ठीक है। तो आर्यन की हॉबी है क्रिकेट खेलना। आर्यन ने सोचा कि भाई अपनी इस हॉबी को, अपने इस पैशन को मैं अपना करियर बनाता हूँ। तो उन्होंने पहले तो कोशिश करी क्रिकेटर बनते हैं, फिर लगा कि भाई बहुत कंपटीशन है, हर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, तो उन्हें एक अकेडमी खोल ली जहाँ पे क्रिकेट सिखाते हैं, जहाँ पे क्रिकेट सिखाते हैं अच्छे लेवल पर। तो इन्हें अपनी अकेडमी, क्रिकेट अकेडमी 1 अप्रैल 2021 को खोली, ठीक है ना। और इनकी अकेडमी को 1 साल कंप्लीट हो गया ऑन 31 मार्च 2022। अब इस ईयर इनकी क्रिकेट अकेडमी ने 20 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न किया, इनकम अर्न करी, ठीक है ना। अब ये जो इनकम है इस पर टैक्स भी तो देना है, टैक्स देना है। अच्छा, अब ये बताओ, क्या ये इनकम जो कैलकुलेशन मैंने की है ये बीच में साल के किसी दिन की होगी? साल के बीच में किसी भी दिन की होगी या साल खत्म होने के बाद की होगी? खत्म होने के बाद, ऑब्वियसली बात। अब देखो, मान के चलो मैं इस दिन इनके पास पहुंच गया अकेडमी में, और भाई कैसी चल रही है आर्यन अकेडमी तुम्हारी? आर्यन बोलता है एकदम सही चल रही है सर, बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। और मैंने पूछ लिया कि बताओ तुमने अपने पहले साल में कितना कमा लिया? तो आर्यन क्या पूछेगा, क्या बोलेगा? ये सर साल ही कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो बीच में आ गए हो, अभी तो खुले हुए कुछ ही महीने हुए हैं। तो अगर आपको मेरे 1 साल की इनकम जाननी है कितनी हुई, तो मैं आपको बता दूंगा, मुझे बताने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, बट साल खत्म होने के बाद आना। अब अगर वही चीज़ अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पास आ जाए और बोले लाओ जी इस डेट पर कि लाओ जी कितनी इनकम अर्न कर ली इस साल, बताओ टैक्स पे करो, तो आप क्या बोलोगे उसको कि भाई तुम जल्दी आ गए हो, तुम थोड़ा जल्दी आ गए हो, अभी साल खत्म हो जाने दो, तब मैं अपनी इनकम को असेस करूँगा, कैलकुलेट करूँगा, और फिर उसमें भी टाइम लगेगा। ऐसा थोड़ी ना एक ही दिन में कर ली, ये तो एक पूरा साल है भाई, इतने सारे अकाउंट्स होंगे, इतने सारे बिल्स होंगे, मुझे टाइम लगेगा। तो फिर आओ, साल खत्म होने के बाद आओ, 1-2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद आओ, मैं आपको बताऊंगा मैंने कितना इनकम अर्न किया, और उस पर टैक्स भी दूंगा, चिंता मत करो। तो आप अपनी इनकम को कैलकुलेट करने का काम और उस पर टैक्स पे करने का काम कब करते हो? जब साल खत्म हो जाता है उसके बाद करते हो। जिस भी साल की इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करना है, इनकम कैलकुलेट करनी है, टैक्स कैलकुलेट करना है, वो साल खत्म होने के बाद ये काम करते हो। तो आप अपनी इनकम को असेस कब कर रहे हो? इस साल कर रहे हो। इस साल की इनकम को कब असेस कर रहे हो? इस साल कर रहे हो। तो इस साल को हमने क्या बोल दिया? असेसमेंट ईयर। और इस साल जब आप अपनी इनकम को असेस कर रहे हो टैक्स पेमेंट के लिए, तो आप कौन सी ईयर की इनकम को असेस कर रहे हो? प्रीवियस ईयर की इनकम को असेस कर रहे हो, और इसलिए इसको हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं। अब सवाल ये है कि अब तक थोड़ी देर पहले तक आपको लगता होगा कि सिर्फ प्रीवियस ईयर तो वो हो गया, रात गई बात गई वाली सिचुएशन होगी, तो किसी काम का होता नहीं होगा, क्या यूज़ है? अब मैं पिछले साल फुकेट गया था, इसका क्या कर लोगे? रात गई बात गई। अब ये बताओ इस साल क्या करने वाले हो? अरे ना बात समझ। तो
प्रीवियस ईयर हमको क्या लगता था किसी काम की चीज़ होती नहीं होगी इतनी खास, बट अब हमें क्या रियलाइज हो रहा है कि भाई प्रीवियस ईयर ही तो है जिसकी इनकम कैलकुलेट करनी है। तो हमारे इनकम टैक्स के अंदर दो मेन काम सीखने हम लोगों को, इनकम कैलकुलेट करना और उस पर टैक्स कैलकुलेट करना। ये दोनों ही काम कौन सी ईयर की इनकम पे किए जाते हैं? प्रीवियस ईयर की इनकम पे। अरे बात समझ, तो प्रीवियस ईयर ही तो मेन है। क्लियर है? तो ये प्रीवियस ईयर जो लग रहा था थोड़ी देर पहले कि रात गई बात गई होगा, यही काम की चीज़ निकली भाई। और असेसमेंट ईयर किसी काम का है क्या? नहीं। असेसमेंट ईयर में तो सिर्फ आपको ये जो काम बैठ करके कर रहे हो, इनकम कैलकुलेट करने वाला, टैक्स पे करने वाला, ये असेसमेंट ईयर में करना होता है, बस इतनी इसका यूसेज है। बट जब क्वेश्चन आएगा इनकम कैलकुलेट करनी होगी, टैक्स कैलकुलेट करना होगा, तो उसके लिए कौन सा ईयर यूज़ करोगे? प्रीवियस ईयर यूज़ करोगे। क्लियर हो गई बात? अच्छा, जब ये वाला साल खत्म हो जाएगा, ये वाला साल खत्म हो जाएगा और अगला साल शुरू हो जाएगा, तो ईयर क्या बन जाएगा? प्रीवियस ईयर। और ये बन जाएगा असेसमेंट ईयर, क्योंकि तब आप ये साल खत्म होने के बाद जब भी इनकम कैलकुलेट करोगे इस साल की करोगे, और टैक्स पे करोगे वो इस साल की इनकम पे करोगे। कब करोगे? इस साल खत्म होने के बाद। तो ईयर बन गया असेसमेंट ईयर, क्योंकि आप इस ईयर क्या कर रहे हो? असेसमेंट कर रहे हो इनकम का। कौन सी ईयर की इनकम का? प्रीवियस ईयर की इनकम का। तो ये बन गया प्रीवियस ईयर। तो आपने जैसे सुना है ना वो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है ना? हम भी क्या बोलेंगे कि असेसमेंट ईयर भी कभी प्रीवियस ईयर था। असेसमेंट ईयर भी कभी प्रीवियस ईयर था ना, सॉरी, प्रीवियस ईयर भी कभी असेसमेंट ईयर था। मैंने उल्टा बोल दिया, मैंने ये बोल दिया क्योंकि बहू भी कभी सास थी, ठीक है ना, ठीक है, उल्टा बोल दिया। तो प्रीवियस ईयर भी कभी असेसमेंट ईयर था। ये जो ईयर है ये प्रीवियस ईयर है, बट जब ये साल खत्म हुआ होगा, ये साल जस्ट शुरू हुआ होगा, तो ये असेसमेंट ईयर रहा होगा और ये प्रीवियस ईयर रहा होगा। अरे बात समझ, अभी ये असेसमेंट ईयर है हमारे क्वेश्चन में, बट जब ये साल खत्म हो जाएगा, ये साल शुरू हो जाएगा, तो ये प्रीवियस ईयर बन जाएगा और ये असेसमेंट ईयर बन जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि असेसमेंट ईयर ऑलवेज कम्स आफ्टर प्रीवियस ईयर, या फिर दूसरी चीज़ क्या बोल सकते हैं, प्रीवियस ईयर कम्स बिफोर असेसमेंट ईयर। ये दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, ठीक है ना, साथ साथ चलते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि प्रीवियस ईयर 3-4 साल पुराना हो, असेसमेंट ईयर ये हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर ये साल है तो इस साल अगर आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हो तो पिछले साल की ही करोगे, पिछले साल की इनकम पे ही टैक्स पे करोगे। अब 10 साल पुरानी इनकम पे इस साल टैक्स पे नहीं कर सकते, लॉ ये अलाउ नहीं करता। लॉ में एक कोई विंडो ही नहीं खोली कि अब 10 साल पुरानी इनकम पे इस साल टैक्स दो। अगर आपको 10 साल पुरानी इनकम पे इस साल टैक्स देना है तो आपके पास एक ही तरीका है कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोलो छापा मार, छापा मार, और तू पकड़ मुझे कि मैंने 10 साल पहले टैक्स नहीं दिया था, तू मुझे नोटिस भेज, फिर मैं दे पाऊंगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अरे बात समझ, अब लीगल तरीके से, नॉर्मल तरीके से, अपनी इच्छा से टैक्स पे नहीं कर सकते 10 साल पुरानी इनकम पे। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, फिर आपको ये करना पड़ेगा, आ बैल मुझे मार, मुझे मार खानी है। चलो अगला क्वेश्चन। मैं दो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई हैं, पहला कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, दूसरा असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर क्या होता है। दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या थी, एक और जो मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों ही फाइनेंशियल ईयर होते हैं। इसमें कैलेंडर ईयर कुछ नहीं होता, कैलेंडर का कोई यूज़ ही नहीं है इनकम टैक्स के अंदर, ठीक है ना। हर जगह जब भी हम बात करेंगे हमेशा फाइनेंशियल ईयर का यूज़ होगा इनकम टैक्स के अंदर। आने वाले टाइम में जितने भी आप सेक्शन पढ़ोगे, जितने भी आप प्रोविजंस पढ़ोगे, हर जगह फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बात की जाएगी। एक जगह छोड़ करके, एक जगह छोड़ करके, वो जगह क्या है वो सैलरी चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अब सुनो, तीसरा, हमें जो टैक्स पे करना होता है वो इनकम पे करना होता है। उस इनकम को क्या बोलते हैं? उस इनकम को क्या बोलते हैं? उस इनकम को हम बोलते हैं टोटल इनकम, या फिर TI बोल सकते हो, TI, टोटल इनकम। तो सवाल ये है कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट टोटल इनकम। ब्रॉड तरीका, एक ब्रॉड तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। तो टोटल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट बहुत इजी है, आपको अपनी सैलरी इनकम डिस्क्लोज करनी होती है, आपको अपनी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी ये भी डिस्क्लोज करनी होती है। फिर आपको अपनी प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस
और प्रोफेशन, ये भी डिस्क्लोज करने होते हैं, ठीक है ना। फिर आपको अपने कैपिटल गेन्स भी डिस्क्लोज करने होते हैं, कैपिटल गेन्स भी डिस्क्लोज करने होते हैं। कितने, 4 हो गए। और आखिरी आपको अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी डिस्क्लोज करनी होती है, इनकम फ्रॉम अदर। अब आप पूछोगे सर ये सब है क्या, एक एक करके बताऊंगा, एक एक करके। अभी ये समझ लो कि देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है ना। देखो 5 हेड्स ऑफ इनकम क्या है, समझने की कोशिश करना। देयर आर न्यूमरस सोर्सेज ऑफ इनकम। अगर मैं पूछूं कि भाई आप के घर में जो इनकम आ रही है उसके सोर्सेज क्या हैं, तो आप याद करो, क्या बोलोगे, देखो मेरी पापा जो है वो जॉब है तो एक सैलरी हेड से मेरे घर इनकम आती है। मेरी मम्मी जो हैं वो उनका एक बुटीक है, वो बुटीक यानी बिजनेस या प्रोफेशन मानो, तो वहाँ से भी इनकम आती है। फिर मेरे मम्मी पापा ने मिलकर के घर भी खरीद रखा है जो रेंट पे दे रखा है, तो वहाँ से रेंटल इनकम भी आती है, ठीक है ना। हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो गई, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गई। फिर मेरे मम्मी पापा कभी कभी है ना गोल्ड खरीद करके सस्ते में, जब महंगा हो जाता है वो बेच देते हैं, कभी कभी शेयर्स खरीद करके बेच देते हैं महंगे में, तो वहाँ से भी इनकम आ जाती है, वो आ गई कैपिटल गेन के अंदर। तो मेरे पास बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इनकम है सर। मेरे घर में मेरे घर वालों का सेविंग्स अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी है, उन्होंने एफडी भी कर रखी है, उस अकाउंट एक सेविंग्स अकाउंट में, उसमें भी पैसा पड़ा हुआ है, उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है, वो भी एक इनकम है, ठीक है ना। वो भी अदर सोर्सेज में आएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो मेरे घर में न्यूमरस सोर्सेज हैं। अच्छा वो छोड़ो, मेरे पास 5 अलग अलग हाउस प्रॉपर्टीज है जो मैंने रेंट पे दे रखी हैं, तो मेरे 5 सोर्सेज तो यही हो गए। मेरे 3 बिजनेसेस हैं तो मेरे 3 सोर्स ऑफ इनकम ये हो गए। तो सोर्सेज ऑफ इनकम मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे हो सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि अगर मुझे इनकम टैक्स फॉर्म, जो ITR फॉर्म होता है जो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करना है, इसको थोड़ा इजी करना है, हर कोई भर सके, हर कोई इसी को समझ आ सके, तो मुझे इन सभी सोर्सेज को 5 हेड में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे तो उन्होंने क्या सोचा कि इनको मुझे अलग अलग हेड्स में डिवाइड करना पड़ेगा, बट जब हेड्स बनाने लगे तो कितने बने, 5 बने। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर आप जॉब करते हो, पार्ट टाइम जॉब करते हो, ठीक है ना, तो ये जितनी भी जॉब करने से आपको इनकम होती है ये आप सैलरी हेड के अंदर दिखाओ, ठीक है ना, सैलरी हेड के अंदर दिखाओ। अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ा देते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ा देते हो, उससे जो भी रेंट रिसीव होता है वो आप उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दिखाओ। अगर आप कोई भी बिजनेस या कोई भी प्रोफेशन कर रहे हो, आपका कोई भी बिजनेस या आपका कोई भी प्रोफेशन, आप जैसे सीए बन जाओगे, प्रैक्टिस करोगे, तो वो प्रोफेशन है, आप उससे अगर कोई इनकम अर्न कर रहे हो वो आप इस हेड के अंदर दिखाओ। अब देखो आपके मल्टीपल बिजनेसेस एंड मल्टीपल प्रोफेशन हो सकते हैं, तो सब बिजनेस और सब प्रोफेशन की इनकम को ऐड करो और यहाँ पे लिखो, सबकी सब बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम ऐड कर दो। ऐसे हो सकता है कि आपके 5 या 6 प्रॉपर्टीज हो जहाँ से रेंट आता हो, तो सबकी इनकम को ऐड करो और यहाँ पे लिखो। आपकी हो सकता है सैलरी 2 जगह से मिलती हो, एक फुल टाइम एक पार्ट टाइम, घर आकर के डोमिनोज में आप जॉब करते हो 3-4 घंटे की, वहाँ से भी सैलरी आती है, तो जितनी भी सैलरीज आपको मिलती है वो सब ऐड करके यहाँ पे शो करो। ऐसे कैपिटल गेन, आपने इमूल प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ाया तो जो इनकम आई वो किस हेड के अंदर टैक्सेबल हुई, इस हेड के अंदर। बट अगर आपने उसी घर को बेच दिया और बेचने पर फायदा हुआ, हो सकता है कि नहीं हो सकता, खरीदा था 10 साल पहले 50 लाख का, आज बिक रहा है 5 करोड़ का, अरे बात समझ, तो फायदा हो गया ना भाई 4.5 करोड़ का, अरे बात समझ। तो ये जो फायदा है ये कहाँ दिखाओगे, ये कैपिटल गेन हेड के अंदर दिखाओगे। अब आपने क्या, जैसे बहुत लोग होते हैं जो प्रॉपर्टी भी बेच दी इस साल, हमने गोल्ड तक खरीदा तो वो भी बेच दिया, और मैं शेयर्स में भी डील कर रहा है तो मैं शेयर्स भी खरीद करके बेचता रहता हूँ। तो ये जितने भी गेन्स हो रहे हैं मुझको, ये सब कहाँ शो होंगे, कैपिटल गेन के अंदर। अब फर्क समझो, कई बार बच्चों को डाउट होता है कि इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। अगर मेरी एक दुकान है, ग्रोसरी स्टोर है, वहाँ पे ब्रेड बटर मिल्क ये सब चीज़ें मैं पहले ख़रीदता हूँ और फिर मैं दुकान पर भी अपने कस्टमर को बेचता हूँ, तो वो जो इनकम है वो तो आप बिजनेस इनकम दिखा रहे हो, ठीक है ना, इस हेड के अंदर दिखा रहे हो। यहाँ पर भी तो मैं खरीद करके बेच ही रहा हूँ, मैंने गोल्ड खरीदा बेचा, मैंने शेयर खरीदे बेचे, और इस चीज़ को आप कैपिटल गेन हेड के अंदर दिखा रहे हो। ऐसा क्यों, दोनों जगह खरीदने बेचने से ही तो इनकम हो रही है, तो क्या चीज़ है जो इन दोनों को फ़र्क कर रहा है। वेरी गुड। तो अगर तो आपका बिजनेस है प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, तो फिर आप उस इनकम को कैपिटल गेन के अंदर नहीं दिखाओगे, आप उसको पीजीबी में दिखाओगे। यानी पीजीबी में अगर आपकी कोई चीज़ बिजनेस है, आपका कोई प्रोफेशन है और उसमें आपको खरीदना बेचना पड़ रहा है, तो फिर वो बिजनेस इनकम या प्रोफेशन इनकम दिखाओ। बट अगर आपका कोई चीज़ बिजनेस है ही नहीं, अब जैसे मैंने घर बेचा, अगर तो मेरा क्या, मैं बोल दूँ मेरा बिजनेस है घर खरीदना बेचना, मैं बिल्डर हूँ, नहीं,
वो तो आपने बेच दिया, साल में कभी 1-2 बार आप कर देते हो ऐसा काम, या 2 साल 3 साल में 1-2 बार आप ऐसा काम कर देते हो, तो हम ये नहीं बोल सकते कि आपका बिजनेस है। अब इन दैट केस आपकी ये इनकम किस हेड में आएगी? कैपिटल गेन हेड में आएगी। वहीं शेयर्स खरीदना बेचना, देखो शेयर मार्केट में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक इन्वेस्टर और एक ट्रेडर। सुना आपने? ठीक है ना, एक इन्वेस्टर एक ट्रेडर, दोनों में क्या फ़र्क है? ट्रेडर का बिजनेस है शेयर मार्केट, उसकी कमाई, उसका घर का जो वो है ना खर्चा पानी, वो शेयर मार्केट से चल रहा है। तो अगर उसको शेयर खरीदने बेचने पे कोई इनकम हो रही है तो किस हेड में दिखाएगा? पीजीबीपी हेड। पीजीबीपी यानी कि प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हेड। बट अगर उसका मेन बिजनेस एक ग्रोसरी स्टोर है, वो साइड बाय साइड दुकान पे बैठे बैठे शेयर भी कभी कभी खरीद लेता है, बेच लेता है, बट उसका घर उससे नहीं चल रहा। अब इन दैट केस जो फायदा हुआ शेयर खरीदने बेचने पर, वो किस हेड में आएगा? कैपिटल गेन हेड में आएगा। तब कोई बेसिक फर्क समझना है, आ रही बात समझ? जैसे और सुनो, मेरे पास एक गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस में लोग रहते हैं रेंट पर और मुझे वो रेंटल इनकम देते हैं। अब बताओ ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी या पीजीबीपी में आएगी? अब ये पीजीबीपी आएगी। अगर मेरा वो गेस्ट हाउस है यानी मेरा बिजनेस है गेस्ट हाउस का। अब क्योंकि मेरा बिजनेस है तो ये जो रेंट मुझे पर डे बेसिस पे कोई आता है, गेस्ट हाउस में रहता है, होटल समझ लो या फिर 5 स्टार होटल हो गए, तो इनको क्या है? गेस्ट हाउस तो अपने गेस्ट के लिए भी हो सकता है। गेस्ट हाउस देखो अगर अपने गेस्ट के लिए तो सब कोई वो थोड़ी ना लोगे पैसा। गेस्ट हाउस है तो आप क्या पर डे बेसिस पर, अब जैसे आप ऋषिकेश जाओ तो वहाँ पे होटल्स भी मिलते हैं, वहाँ पे होम स्टेज भी मिलते हैं, वहाँ पे गेस्ट हाउसेस भी मिलते हैं। अब होटल और गेस्ट हाउस में फ़र्क क्या है कि होटल थोड़ा आलीशान होता है, उसका रेंट ज़्यादा होता है पर डे, गेस्ट हाउस थोड़ा बेसिक होता है, उसका रेंट पर डे कम होता है। और होम स्टे का भी पर डे रेंट लेते हैं, वो घर के हिसाब से लेते हैं कि भाई हमारा घर अच्छा, हम आपको अच्छी जगह रोक रहे हैं, आप हमें ज़्यादा दो, ठीक है ना। तो हर जगह है क्या, अगर आप बिजनेस चला रहे हो अपना, ये रेंटल इनकम आपका बिजनेस है, तो फिर आप उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं दिखाओगे, आप उसको पीजीबीपी हेड के अंदर दिखाओगे। तो जितने भी होटल्स हैं, हयात, कंट्री, हॉलीडे इन, कंट्री इन, जितने भी होटल्स हैं, आपको क्या लगता है कि अगर ये इमूल प्रॉपर्टी को लेट आउट करके इससे रेंट रिसीव कर रहे हैं तो क्या वो इस हेड में अपनी इनकम शो करते होंगे? नहीं, उनका तो बिजनेस है भाई वो। तो पीजीबीपी इनकम है तो पीजीबीपी हेड में शो करेंगे उस रेंटल इनकम को। तो ये चीज़ आपको समझनी है। आपको क्या समझना है कि जो भी चीज़ आपको इनकम आ रही है, क्या आपका वो बिजनेस या प्रोफेशन है? अगर हाँ तो आप उसको पीजीबीपी हेड के अंदर दिखाओ, और अगर नहीं है तो फिर आप ढूंढो भी किस हेड में आएगा। अगर वो रेंटल इनकम है, किसी मूल प्रॉपर्टी को लेट आउट करने से ही है, तो फिर आप वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में दिखाओ। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, कोई शेयर बेचा है, कोई ज्वेलरी बेची है, कोई आर्कोलॉजिकल कलेक्शन बेचा है जिस पर आपको फायदा हुआ है, तो आप उसको कैपिटल गेन हेड में दिखाओ, ठीक है ना, अगर आपको वो चीज़ बिजनेस नहीं है तो। और फिर आखिरी हेड क्या आ गया? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर कोई भी ऐसी इनकम है जो पहले 4 हेड में फिट ही नहीं हो पा रही, भाई हम चाहकर भी फिट नहीं कर पा रहे, तो उसको आप दिखा दो आखिरी हेड में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस हेड को बनाया ही इसलिए है कि भाई इतनी न्यूमरस सोर्सेज ऑफ इनकम है, हज़ारों सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं एक बंदे के। तो पहले 4 हेड तो बहुत स्पेसिफिक है, अगर सैलरी है तो इस हेड में दिखाओ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो इस हेड में दिखाओ, पीजीपी या कैपिटल गेन है तो इन हेड्स में दिखाओ। बट अगर ऐसी कोई इनकम है जो इन चारों हेड में फिट नहीं हो रही, तो क्या टैक्स पे नहीं करोगे? तुम मुझको करना पड़ेगा भाई, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को छोड़ूंगा नहीं। तो भाई उस इनकम को कहाँ दिखाएं आप? लो जी इधर दिखाओ। ये क्यों बनाया हमने? इसलिए बनाया। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको किसी भी इनकम पे छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो ये हेड बना कर बैठा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये पहले चार हेड स्पेसिफिक हेड है और ये मिसलेनियस हेड है, बट 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं। इन 5 हेड की इनकम को आप ऐड करो। ऐड करने से जो आपको फिगर मिलती है इसको हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमें टैक्स कौन सी इनकम पे देना होता है? टोटल इनकम पे। और ये क्या है? ये ग्रॉस टोटल इनकम है। तो एक बात तो समझ आ गई कि इस इनकम पे टैक्स पे नहीं किया जाता, ठीक है ना। अब ग्रॉस टोटल इनकम पे टैक्स पे नहीं किया जाता, टोटल इनकम पे किया जाता है। बट अब टोटल इनकम निकाले कैसे? तो एक चीज़ है जो यहाँ पे माइनस करते हैं, वो है डिडक्शंस, और ये होती है अंडर सेक्शन 80, पढ़ेंगे हम लोग। अभी जो डिडक्शंस हैं ये क्या है? जैसे अगर आपको लग रहा है कि मेरा इस पर सैलरी में बहुत टैक्स जा रहा है, आप किसी सीए के पास पहुंच गए कि यार ये इतना टैक्स जा रहा है, कुछ करो कि टैक्स कम जाए, तो आपको क्या लगता है? आपको ये बोलेगा कि कम कमाना शुरू कर दो तो टैक्स कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप तो ये बोलोगे सीए को, कैसा सीए साले तू, ठीक है ना, इनकम कम करवा रहा है। तो देखो सीए का काम ये नहीं है कि वो आपकी इन इनकम को रिड्यूस कर दे, ये उसका काम नहीं है। तो अगर वो आपका टैक्स बचाना चाहता है तो उसके साथ तो कोई खिलवाड़ कर नहीं सकता, तो कहाँ से करेगा खिलवाड़? यहाँ पर वो बोलेगा कि भाई देखो
ये खरीद लो, ये बॉन्ड खरीद लो, ये शेयर खरीद लो, ये म्यूचुअल फंड खरीद लो, ये लाइफ इंश्योरेंस करवा लो, मेडिकल इंश्योरेंस करवा लो, ठीक है ना, पीपीएफ में पैसा डाल दो, इन्वेस्ट कर दो, तो वो आपको ऑप्शंस देगा जहाँ पर पैसा डाल करके आपकी एक जगह इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, ठीक है ना, और आपको उसकी डिडक्शन भी मिल रही है। और क्योंकि ये लेस होती है तो जितनी ज़्यादा डिडक्शन होगी क्या उतना ही कम इनका डिफरेंस आएगा, दिस माइनस दिस। ये कब कम हो सकता है, जब ये ज़्यादा हो। ये तो फिक्स्ड है, इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते एज अ सीए अपने क्लाइंट का। क्या आप पाँचों हेड की इनकम को चेंज कर सकते हो? नहीं, वो तो जो है सो है, वो तो जितना कमा रहा है उतना कमा रहा है, इसमें तो आप कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो आप क्या बोलोगे, तो भाई फिक्स्ड है, अगर मुझे तेरी इनकम कम करनी है तो मुझे तेरी डिडक्शंस बढ़ानी पड़ेंगी। तो अगर आप सीए के पास जाते हो तो आपको वो सिर्फ यही बताता है कि आप कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट करो या खर्च करो कि आपकी ये डिडक्शंस बढ़े, आपको फ़ायदा भी हो उनका, और आपका टोटल इनकम कम हो, टोटल इनकम कम हो। और जितनी कम टोटल इनकम होगी उतना ही टैक्स बचेगा, जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टैक्स, जितनी कम इनकम उतना कम टैक्स। सिंपल रूल, सिंपल फंडा। तो आपको एज अ सीए स्टूडेंट अगर कोई आगे पूछ ले कि भाई तू तो सीए कर रहा है, ठीक है ना, और मेरी जो बहन है, बड़ी बहन है, मेरा बड़ा भाई है, वो जॉब कर रही है, उनका बहुत टैक्स जा रहा है, भाई कोई आइडिया दे दे कैसे टैक्स बचाए। बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे बहुत लोग पूछेंगे आगे चल के, क्योंकि मुझसे बहुत लोगों ने पूछा, आपसे भी पूछेंगे। सीए कर रहे हो तो लोगों को लगता है कि भाई टैक्स के बारे में इसको पता होगा, तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आप फेस करने वाले हो आगे चल के, जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा आप सीए कर रहे हो, ठीक है। तो आप उसको क्या बोलोगे, कम कमाना शुरू कर दे, ठीक है ना, वो बोलेगा तू मत ही कर, सीए वही तेरे लिए अच्छा है, अरे बात समझ। तो आप उसको ये नहीं बोल सकते, तो आप उसको जितने भी आइडियाज दोगे वो सारे के सारे यहाँ से दोगे। तो ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आपको अपने क्लाइंट का टैक्स बचाना है तो आपको ये चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। जब आपको ये डिडक्शंस पता होंगी, यानी आपको पता होगा कि कहाँ का पैसा लगा करके क्लाइंट उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकता है और उसका टोटल इनकम कम हो सकती है। सर फाइनल लेवल में इससे ज़्यादा है डिडक्शंस फाइनल लेवल पे, हाँ इससे भी ज़्यादा है। हाँ, आपकी इंटरमीडिएट लेवल पे जो डिडक्शंस है वो कम है सिलेबस में। 80C to 80U सारी डिडक्शंस होती हैं, बट इसके बीच की कुछ डिडक्शंस इंटरमीडिएट लेवल पे है ही नहीं। 80 IA IB IC ID ये वाली डिडक्शंस वो नहीं है। टेबल जो थी उसकी जो नहीं है, हाँ जो वही पढ़ाएंगे ना, वही है और फिर ऐसा लिखेंगे। नहीं 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 नहीं, देखो डिडक्शंस के सेक्शन जो है 80C to 80U ही हैं ओवरऑल इनकम टैक्स के अंदर। सीए फाइनल सी इंटर पे कोई फर्क नहीं है उस चीज़ का, बट ये है कि 80C भी आपको सी इंटरमीडिएट में पढ़नी है, 80U भी आपको सी इंटरमीडिएट में पढ़नी है, बट इसके बीच के कुछ सेक्शंस हैं जो हटा दिए सी इंटरमीडिएट लेवल पर, वो फाइनल लेवल पे पढ़ाए जाते हैं। आ रही बात समझ आपको, ये ठीक है ना। तो ये आपकी इस तरीके से टोटल इनकम आ जाती है, और इस इनकम को निकालना हमारा एक काम है जो हमें सीखना है। याद करो मैंने क्या बोला था आपको, मेन क्या करना है इनकम टैक्स के अंदर, इनकम कैसे कैलकुलेट करें पहला काम, और दूसरा काम उस पर टैक्स कैसे कैलकुलेट करें। अगली क्लास में आपको पता है क्या सिखा दूंगा, टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। यानी मैं अजम्पशंस लूँगा अलग अलग टोटल इनकम की, ये मान करके ये निकालना सीख गए, एक हमने कोई भी फिगर पकड़ ली 4 लाख 5 लाख 6 लाख 10 लाख, और उस पर हम टैक्स कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। फिर उसके बाद आने वाली जितनी भी क्लासेस होने वाली हैं उनमें हम यही सीखेंगे कि इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप क्या करोगे, आप सैलरी हेड पढ़ोगे जिस पे लगेंगी कम से कम 7 8 9 क्लासेस। आप सीखोगे कि सैलरी इनकम निकाली कैसे जाती है। अभी तो आपको क्या लग रहा होगा पहली क्लास में कि सर अगर मेरा 5.5 लाख रुपए का पैकेज है तो हो गई 5.5 लाख रुपए सैलरी, लिख दो यहाँ पर, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। बट आपको ये नहीं पता कि वो सैलरी वो है जो आपको रिसीव हो रही है अकाउंट के अंदर, बट जिस सैलरी पे टैक्स लगता है वो ज़रूरी नहीं है कि 5.5 लाख हो, वो 5.5 लाख से ज़्यादा भी हो सकती है, वो 5.5 लाख से कम भी हो सकती है। आपको लगेगा फिर 5.5 लाख रुपए मुझे मिल रहे हैं तो मैं उससे ज़्यादा पे टैक्स कैसे दे दूंगा, तो उसके पीछे रीजंस होते हैं परक्यूसिट्स। एम्प्लॉयज़ को क्या मिलते हैं, फ्री का घर मिल गया कंपनी की तरफ से, फ्री की गाड़ी मिल गई कंपनी की तरफ से, फ्री का सर्वेंट मिल गया, फ्री की बिजली मिल गई। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये नहीं बोलता कि इस पर टैक्स मत दो, ये फ्री का है तुम्हारे पास, इसका पैसा नहीं मिल रहा तुमको। बोलता है कि भाई अगर एक एम्प्लॉय जो है जो उसको ये सारे खर्चे अपनी ही सैलरी से करने पड़ते हैं, बट उसकी सैलरी 20 लाख है और तुम्हारी सैलरी 10 लाख है, क्यों, क्योंकि तुम्हें सब कंपनी दे रही है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब दोनों का सेम है तो दोनों सेम टैक्स दो ना भाई। ऐसा थोड़ी ना उससे 20 लाख पे टैक्स लूँ, तुमसे 10 लाख पे टैक्स लूँ। बात समझ आ रही है, ठीक है ना। ये एम्प्लॉय है, एक आप एम्प्लॉय हो, 2 एम्प्लॉय हो, एक भी, एक को 20 लाख का पैकेज मिलता है बट उसको सारे खर्चे खुद करने पड़ रहे हैं, रेंट खुद घर पे लेना, घर पे सब कुछ खर्चे उसके खुद के हैं, बच्चों की पढ़ाई खुद करवानी पड़ रही है, रेंट खुद देना पड़ रहा है, सब कुछ खुद करना पड़ रहा है। और एक एम्प्लॉय है बी जिसकी 10 लाख की सैलरी है बट उसको कोई खर्चा खुद नहीं करना, सारी कंपनी कर रही है।
बच्चों की पढ़ाई कंपनी की तरफ से, सब कुछ कंपनी की तरफ से। अब दोनों एक ही मौज में जी रहे हैं भाई, बट टैक्स एक से 20 लाख पे ले जाए, एक से 10 लाख पे ले जाए, तो गलत है कि नहीं है? तो 10 लाख वाले को क्या बोलेंगे कि भाई अपनी सैलरी में ऐड कर भाई, ये तो तुझे फ्री की घर मकान गाड़ी मिली हुई है ना, इनकी वैल्यू निकाल के ऐड कर, इसको वापस 20 लाख पहुंचा और इस पर हम तुझसे टैक्स लेंगे। तो ये मत सोचना कि जो बैंक अकाउंट में मिल रहा है उससे ज़्यादा पे टैक्स कभी देना ही नहीं हो सकता। तो ये सभी चीज़ें आपको सीखनी है सैलरी चैप्टर के अंदर, यही चैप्टर यही सब सिखाएगा, ठीक है? तो ऐसा मत सोचना कि सर 7-8 क्लासेस में क्या करा दोगे, बहुत कुछ है उस चैप्टर के अंदर। जिनने थोड़ा बहुत आइडिया ले रखा है जैसे आपने, आपको तो पता ही होगा कि सैलरी हेड के अंदर कितनी चीज़ें हैं ठीक है ना? तो ये सारे चैप्टर्स हैं, ये भी एक चैप्टर है, ये भी एक चैप्टर है, जितने 5 हेड ऑफ इनकम में 5 चैप्टर तो ये हो गए। छठा चैप्टर हो गया डिडक्शंस। तो आपके सामने 6 चैप्टर्स पे ये लिखे हुए हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, और ये 6 चैप्टर पढ़ के ही आप क्या निकाल पाओगे, टोटल इनकम निकाल पाओगे। बट क्या ये 6 चैप्टर हमारे सिलेबस में है? नहीं, इसके अलावा भी चीज़ें हैं, जैसे कि क्लबिंग ऑफ इनकम, जैसे कि सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, जैसे कि TDS, जैसे कि रेजिडेंशियल स्टेटस, जैसे कि एग्जेम्प्ट इनकम्स, और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। उन चैप्टर का क्या काम है भाई? जब ये हमने सीख लिया टोटल इनकम निकालना, उन चैप्टर का क्या काम है? तो चैप्टर भी हेल्प करते हैं इस टोटल इनकम में एडजस्टमेंट करने के लिए। जैसे कि अगर मुझे पिछले साल कोई लॉस हो गया बिजनेस के अंदर, तो क्या मैं उस लॉस को इस साल के बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। तो भाई वो जो चैप्टर है मुझे क्या सिखा रहा है कि इस साल अपनी इनकम कैसे कम की जाए, टैक्स कैसे बचाया जाए। अगर मेरे पास पिछले साल बिजनेस में लॉस है तो चैप्टर पढ़ के ये चीज़ सीखोगे तो आपकी क्या हो रही है, टोटल इनकम कम हो रही है उसकी वजह से। अगर आप वो चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो आप इसी इनकम पे टैक्स दे दोगे, जानते हुए कि भाई इस साल आपको बिजनेस में प्रॉफिट हुआ बट पिछले साल नुकसान था, और आपको पता है कि नुकसान इस साल हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा ना उसके लिए। तो क्लियर ये बात है आप लोगों को, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो टोटल इनकम निकालने के लिए डायरेक्टली यूज़ नहीं होते, बट कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं टोटल इनकम को कम ज़्यादा करने के लिए, तो वो भी हमको पढ़ने हैं, ठीक है ना? और भी चैप्टर है रेजिडेंशियल स्टेटस, उसका टोटल इनकम में रोल प्ले होता है, बट किस तरीके से प्ले होता है वो हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तब समझाऊंगा, अभी आपको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है? तो आज के लिए हम इतना ही रखें, अगली क्लास में हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट है भाई किसी को भी? एनी डाउट्स?